हाय गाइस, दिस इज सुरेंद्र पाल फ्रॉम एस्पर कॉमर्स सॉल्यूशन। वेलकम बैक टू दिस सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी इकोनॉमिक लॉस के स्टडी मैट को गो थ्रू करने की। तो हमने ऑलरेडी कंपटीशन एक्ट और रेरा एक्ट हमने कवर किया है। और जैसा कि मैंने आपको रेरा एक्ट की वीडियो में बोला था कि मैं बेनामी एक्ट की वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इट इज रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। सो गाइज, पूरा एक्ट तो हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर ले उसको। देखो, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट क्यों बना, इसका बैकग्राउंड क्या था, सबसे पहले अपन वो समझ लेते हैं, उससे कि अपने को एक्ट समझने में आसानी होगी। देखो, सबसे पहले क्या होता था कि लोगों के पास ब्लैक मनी होता है, इनकम होता है, तो इनकम को छुपाने के लिए वो कुछ प्रॉपर्टीज खरीद के रखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर खुद के नाम पे खरीदेंगे तो आके इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे कि यार आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपके पास तो पैसा होगा, कहीं से तो आपने पैसा कमाया होगा। तो आप उसका क्या जवाब दोगे? तो इसके लिए क्या करते थे लोग, प्रॉपर्टी खुद के नाम पे खरीदने की बजाय किसी और के नाम पे खरीद लेते थे। बट उससे जो बेनिफिट मिलते थे प्रॉपर्टी, वो खुद के लिए होते थे। तो ऐसी ट्रांजेक्शन ऑलरेडी होती रहती थी, जिससे कि जो ब्लैक मनी था वो सामने नहीं आ पाता था, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम पे होती नहीं थी, है ना। तो इस सबसे छुटकारा पाने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट को लाया गया। ठीक है, और उसके बाद 2016 में अमेंडमेंट्स आए, जिससे कि इसे और स्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, अब ये क्या था, अब ये सारा ब्लैक मनी को रोकने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट आया। अपन पढ़ेंगे कि बेनामी ट्रांजेक्शन होती कौन कौन सी हैं, क्या कौन सी ट्रांजेक्शन कवरेज में आती हैं, और उसका हमें सजा क्या मिलेगी अगर हमारी ट्रांजेक्शन पकड़ेगी, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और कैसे कैसे इसको प्रोसीड किया जा सकता है ना। तो लेट्स गो फॉर, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। तो सबसे पहले बता दूं कि एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देन इनकी डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं, डेफिनेशन से एक करके कवर करेंगे अपन। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर देखेंगे अपन, तो सबसे पहले है डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर एक इनकम टैक्स ऑफिसर होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर जिसको इनकम टैक्स एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर अपॉइंट किया गया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अपन आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, देन अपीलेट ट्रिब्यूनल इसमें बनाया जाएगा। देन अप्रूविंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी किसको बोला गया है? एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर को। पर्पस क्या था बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बनाने का? जो छुपी हुई इनकम है, ब्लैक मनी है, हिडन इनकम है, उसको खोज के निकालने का ना। और तो फिर क्या हो गया था कि ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स है ना, दे आर इन द बेस्ट पोजीशन टू गेट दोज ट्रांजेक्शन, है ना। तो इसलिए जो भी सारे जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को कैरी ऑन करने के लिए। तो अभी अपन अप्रूविंग अथॉरिटी में कौन आएगा? अप्रूविंग अथॉरिटी का मतलब है एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर में होते हैं। ठीक है, देन अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से रोक देते हो, उसका कन्वर्ट करने से रोक देते हो, उसको डिस्पोज करने से रोक देते हो, या फिर उसको मूव करने से रोक देते हो, एक तरह से आप उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करने नहीं देते हो, है ना, तो उस प्रॉपर्टी की इंडिपेंडेंस छीन लेते हो, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। ठीक है, अभी उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे जो जो हमारे लिए रेलिवेंट होगी। अब बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है? बेनामी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक बेनामी ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने से जो हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है बेनामी प्रॉपर्टी? जैसा कि मैंने बताया, इस एक्ट का पर्पस क्या था कि एक व्यक्ति पैसा देता था और प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम पे खरीदता था, है ना। बट उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले जो बेनिफिट थे, वो जो बंदा पैसा पे करता था उसके होते थे। तो मतलब जो दूसरा बंदा जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी ली गई थी, वो सिर्फ एक बेनामीदार होता था, मतलब सिर्फ उसका नाम नाम होता था, उससे कुछ बेनिफिट नहीं था उसको, ना ही उसने पैसा पे किया और ना ही उसका उसको बेनिफिट मिलने वाला है। जस्ट उसको थोड़ा बहुत कमीशन दे देते थे कि भाई ये ले पैसा, तू ये काम कर रहा है, तो है ना। तो ये पूरा बेनामी ट्रांजेक्शन था। अब इसमें जिस प्रॉपर्टी को उसके नाम पे किया गया ना, दैट इज कॉल्ड बेनामी प्रॉपर्टी। तो इन्होंने बोला कि पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन बाय इट इन द नेम ऑफ सम अदर पर्सन हु फाइनेंसेस द डील इज द रियल ओनर एंड सम अदर पर्सन इज शोन एज द ओनर। ठीक है, द अदर पर्सन इज कॉल्ड एज बेनामीदार। जो दूसरा पर्सन जिसके नाम पे हमने प्रॉपर्टी खरीदी है वो बेनामीदार कहलाएगा, और जो आप होगे आप बेनिफिशियल ओनर कहलाओगे। ठीक है, तो अभी ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन है, ये प्रूफ करने का ओनर्स किसके ऊपर है, किसे प्रूफ करना पड़ेगा? कोर्ट कहता है कि जो व्यक्ति ऐसा एलिज करता है उस बंदे को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोलेंगी। वो बोलेंगे कि आपने इनकम छुपाई है, तो आपने इस प्रॉपर्टी में इनकम छुपाई है, तो मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी ये जो ट्रांजेक्शन है बेनामी ट्रांजेक्शन है। तो ये ऑनर्स ऑफ प्रूविंग किसके ऊपर है? डिपार्टमेंट के ऊपर, है ना। तो बेनामी प्रॉपर्टी क्या थी? जो बेनामी ट्रांजेक्शन का एक पार्ट थी, दैट इज कॉल्ड बेनामी प्रॉपर्टी। अब बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होती है?
देखो बेनामी ट्रांजेक्शन डेफिनेशन एक बार समझ आ गई तो अपना बेनामी एक्ट पूरा कवर हो जाएगा, है ना। तो बेनामी ट्रांजेक्शन को अच्छे समझेंगे, इसके सब पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स में भी एक्सेप्शन होते हैं, ये सब समझेंगे, ठीक है। तो बेनामी ट्रांजेक्शन होती क्या है? अ ट्रांजेक्शन और एन अरेंजमेंट वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू, ध्यान से समझेगा, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू और इज हेल्ड बाय अ पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी हेल्ड करी जा रही है और कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है, हैज बीन प्रोवाइडेड और पेड बाय अनदर पर्सन। तो मतलब कंसिडरेशन कोई और पे कर रहा है और उस प्रॉपर्टी को होल्ड कोई और कर रहा है। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन भी साथ में फुलफिल होगी, क्या? ये जो प्रॉपर्टी से जो सारे अभी के जो बेनिफिट है या फ्यूचर के जो बेनिफिट है ना, वो किसको मिलने वाले हैं? जिस बंदे ने कंसिडरेशन पे करी है, ठीक है। अगर जिस व्यक्ति के नाम पे वो प्रॉपर्टी है और उसी को बेनिफिट मिल रहा है तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। अगर जिस व्यक्ति ने पैसा पे किया है और किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी करी है, बट जिसने पैसा पे किया उसको ही बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है, दैट इज टू बी कॉल्ड बेनामी ट्रांजेक्शन। तो क्या दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक व्यक्ति ने पैसा पे किया होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो उससे गिनने वाले इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट है वो उस बंदे को मिल रहे हैं जिसने कंसिडरेशन पे करी है, दैट इज कॉल्ड बेनामी ट्रांजेक्शन। ये एक नॉर्मल सिचुएशन हो गई। अब इसके इन्होंने 4 एक्सेप्शन दिए हैं, है ना। तो वो 4 एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, क्या क्या एक्सेप्शन है। देखो अभी ये देखो, ये सिर्फ हम एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी आगे और आएंगे, अभी एक ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, तो एक ट्रांजेक्शन की 2 कंडीशन फुल हो गए। अब उसके एक्सेप्शन क्या हैं कि अगर यही प्रॉपर्टी कर्ता या एचयूएफ के किसी मेंबर ने खरीदी होती, किसके बेनिफिट के लिए? पूरे एचयूएफ के लिए या फिर अदर मेंबर्स के लिए, और जिसका जो पेमेंट किया होता वो किसने पे किया होता, मतलब एचयूएफ की नॉन सोर्सेज से पे किया होता, देन ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। मतलब अगर एचयूएफ का केस आ जाता है और एचयूएफ ने अपने नॉन सोर्सेज से इसका पेमेंट किया है और कर्ता या फिर अदर मेंबर्स के बेनिफिट के लिए लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। देन अ पर्सन स्टैंडिंग इन द फिड्यूशियरी कैपेसिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन। अब 2 पर्सन के अंदर जैसे कंपनी है, अब कंपनी और डायरेक्टर दे आर इन द फिड्यूशियरी कैपेसिटी। अभी कोई ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर होता है, पार्टनर होते हैं फर्म के, तो ये सब क्या होता है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होते हैं। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता। अब अगर डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, अब जैसे आप कोई शेयर वगैरह परचेज करते हो, अब आप शेयर वेयर परचेज तो करते हो, बट वो शेयर कहाँ ट्रांसफर होते हैं? डिपोजिटरी के नाम पे ट्रांसफर होते हैं। तो जब डिपोजिटरी आपके एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट नहीं लगेगा, बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी वो, ठीक है। तीसरा एक्सेप्शन क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने वो जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो किसके लिए खरीदी है? अपनी स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, स्पाउस या बच्चों के लिए, और उसके कंसिडरेशन अपने नॉन सोर्सेज से पे करी है। तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो अपने स्पाउस या बच्चों के लिए पे खरीद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी होनी चाहिए और अपने नॉन सोर्सेज में से उसने पेमेंट किया होना चाहिए, देन ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी, ठीक है। या फिर आपने किसी अपने ब्रदर या सिस्टर या फिर अपने लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब अपने माता पिता दादा दादी या फिर बच्चे पोते, इन सबके नाम पे खरीदी है, तो भी ये प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी आपकी बेनामी ट्रांजेक्शन। कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? एक तो आपने पैसा है वो अपने अननोन अपने नॉन सोर्सेज से पे किया होना चाहिए, दूसरा ये प्रॉपर्टी जॉइंट ली होल्ड होनी चाहिए। मतलब अगर आप अपनी स्पाउस या चाइल्ड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको जॉइंटली होल्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ब्रदर सिस्टर या फिर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको जॉइंटली होल्ड करना पड़ेगा उनके साथ उस प्रॉपर्टी को, प्लस आपका जो पेमेंट होना चाहिए वो नॉन सोर्सेस होने चाहिए, तभी ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएंगी। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा सबसे पहले बेनामी ट्रांजेक्शन के, कि अगर ट्रांजेक्शन पैसा किसी और ने पे किया, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी और उसका बेनिफिट्स हैं जो पैसा पे करने वाले को मिल रहे हैं, देन इट इज अ बेनामी ट्रांजेक्शन। बट उसके 4 एक्सेप्शन थे, एक कि कर्ता या मेंबर एचयूएफ की इनकम से पे कर रहे हैं और किसी के नाम पे भी है, देन कोई फिड्यूशियरी कैपेसिटी में है, तीसरा आप अपने स्पाउस या चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और अपने नॉन सोर्सेज पेमेंट कर रहे हो, देन आप ब्रदर सिस्टर लीनियर एंड डिसेंडेंट के नाम पे आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो विद जॉइंट ओनरशिप, एंड उसका जो पैसा है आप नॉन सोर्सेज से पे कर रहे हो, ठीक है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है देन इट इज नॉट कॉल्ड बेनामी ट्रांजेक्शन। देन सेकंड कौन से टाइप की ट्रांजेक्शन होगी जो कि बेनामी कहलाएगी? अ ट्रांजेक्शन और एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड आउट और मेड इन ए फिक्टिशियस नेम। जो ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ना वो किसी फिक्टिशियस नेम पे हुई है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके नाम पे ट्रांजेक्शन हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड बेनामी ट्रांजेक्शन, क्योंकि वहां पे कोई एक्चुअल बंदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरा, अ ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर और डिनाइज नॉलेज ऑफ, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन
जिसमें प्रॉपर्टी के ओनर को ही नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, या फिर उनसे इनकम टैक्स अथॉरिटी वालों ने आके पूछा कि क्या ये आपकी प्रॉपर्टी है, उसने बोला कि नहीं नहीं मेरी नहीं है, दैट मीन्स हम ये मान लेंगे कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है और ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन है। देन अ ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी विद द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल, मतलब जो पैसा पे कर रहा है ना वो बंदा हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, या फिर वो बंदा ही फिक्टिशियस था, मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, पता नहीं किस नाम से पैसा आ रहा है, अननोन सोर्सेज से पैसा आ रहा है, तो वहां पे चांसेस है ना कि ब्लैक मनी हो, तो फिर उसको भी बेनामी ट्रांजेक्शन के केस में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बेनामी ट्रांजेक्शन, जिसको हम बेनामी नहीं बोलेंगे। कौन सी ट्रांजेक्शन? चलिए, इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है जो कि है बेनामी ट्रांजेक्शन शैल नॉट इंक्लूड एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग ऑफ पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है और हमने सामने वाले को बिल्डिंग की पोजेशन दे दी है, ठीक है, बट कौन सी तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? ठीक है, कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, consideration for such property has been provided by the person to whom such possession of property has been granted। तो मतलब जो आपने जो पोजेशन दी है ना जिस बंदे को, वो कंसिडरेशन की जो प्रॉपर्टी के लिए कंसिडरेशन है वो भी वो बंदा प्रोवाइड कराने वाला है, या जो स्टैंप ड्यूटी वो ट्रांजेक्शन होने वाली है उस पर जो स्टैंप ड्यूटी है वो पे कर दी गई है, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर हो गया है। इस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें कि अभी तक पूरा ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, बट जो बंदे ने कंसिडरेशन प्रोवाइड कराई ना, उस बंदे को हमने एक बार पोजेशन दे दिया, तो ताकि हम आगे जाके एग्रीमेंट वगैरह कंप्लीट कर पाए। तो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम उस ट्रांजेक्शन को बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। गॉट इट? तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ओके, देन हम आगे जाके ये कुछ ट्रांजेक्शन के एग्जांपल दिए हम पर पढ़ते हैं और इससे क्या क्लैरिटी आएगा उस जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल था मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट ने परचेज अ फ्लैट फॉर 50 लाख इन द जॉइंट नेम ऑफ हिज ब्रदर मिस्टर वाई एंड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज अर्नर। अपने ब्रदर के साथ जॉइंट ओनरशिप नॉन सोर्सेज से पैसा पे किया, तो ट्रांजेक्शन बेनामी होगी क्या? नहीं होगी। देन उसने एक फ्लैट परचेज किया 50 लाख का, जिसमें से उसने 45 लाख रुपए तो अकाउंट पे चेक से दिए और 5 लाख उसने कैश में दिए। देन भाई पैसा कैश में दिया हो या अकाउंट पे चेक से, अगर उसने नॉन सोर्स से पे किया है देन तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ओके, और खुद के नाम पे उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, देन इट्स फाइन। देन मिस्टर एक्स अ नॉन रेजिडेंट इंडियन है, परचेज करा फ्लैट 50 लाख का, जॉइंट नेम ऑफ हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ एंड मेड द पेमेंट फ्रॉम सम अननोन सोर्स से पेमेंट किया है, तो बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। मिस्टर एक्स ने एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अननोन पर्सन, फिक्टिशियस पर्सन के नाम पर प्रॉपर्टी है सर, तो क्या हो जाएगा? बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। देन एक फ्लैट परचेज करा 50 लाख रुपए का अपनी वाइफ के नाम पे, अपने एनआरई अकाउंट से, मतलब नॉन सोर्सेज से पे करा और वाइफ के नाम पे है, नो इश्यूज, बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, एक्सेप्शन में आएगा। देन मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट ने एक 50 लाख का परचेज करा जिसमें 40 लाख का उसने अकाउंट पे चेक से पे कर दिया और 5 लाख रुपए का कुछ अननोन पर्सन ने पैसा पे किया है और 5 लाख रुपए कैश में पे कर दिया। अब अपने को नहीं पता ना 5 लाख रुपए किसने पे करे, तो टू दी एक्सटेंड 5 लाख तक वो बेनामी ट्रांजेक्शन हो सकती है, बट दैट 45 लाख हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिस्टर एक्स ना, तो दैट इज तो देयर इज नो केस ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन फॉर 45 लाख, राइट? तो 45 लाख तो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बट 5 लाख के लिए हम क्लियर नहीं है कि किसने पैसा पे किया है, तो इसलिए वो बेनामी ट्रांजेक्शन हो सकता है या नहीं हमें नहीं पता। ठीक है, देन मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट इंडियन है, उन्होंने परचेज करा फ्लैट 50 लाख का अपने सन के नेम पे, ठीक है, और वो डिनाई कर रहा है ओनरशिप, हमने बोला जब डिनाई कर देंगे ओनरशिप तो वो हम क्या बोल देंगे उसको? बेनामी ट्रांजेक्शन। देन मिस्टर एक्स रेजिडेंट सोल्ड अ फ्लैट व्हिच वाज नॉट इन हिज नेम, ठीक है, कोई अननोन पर्सन के नाम पे था, ठीक है, अननोन फिक्टिशियस पर्सन, देन यस। अच्छा, फिर एक इंडियन है जिसने परचेज करा 50 लाख का, उसका पेमेंट कुछ अननोन पर्सन ने पे किया है, एक बंदे ने पे किया दूसरे बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा? बेनामी ट्रांजेक्शन, यस इट इज अ बेनामी ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, तो कुछ बेनामी ट्रांजेक्शन पे कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आएंगे, हम पढ़ेंगे कि क्या क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं। देखो भीम सिंह वर्सेस कान सिंह करके एक केस था, उसमें क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई ट्रांजेक्शन बेनामी है या नहीं है, तो उसमें कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले तो बर्डन ऑफ शोइंग दैट ट्रांसफर इज अ बेनामी ट्रांजेक्शन वो किस पे लाई करता है? डिपार्टमेंट पे, मतलब जो बंदा बोलेगा कि ऐसी ट्रांजेक्शन है, अब जिस बंदे की प्रॉपर्टी है वो तो नहीं बोलेगा ना कि मेरी ये बेनामी ट्रांजेक्शन है, वो तो कुछ सामने वाला क्या लीज करेगा, तो जो सामने वाला एलिगेशन लगाएगा ना उसको प्रूव करना पड़ेगा ये बात। ठीक है, इफ अगर ये प्रॉपर्टी अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो पैसा पे किया ना वो किसी और पर्सन ने पे किया है, ठीक है,
अदर देन जिस पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी हुई है। तो प्राइमा फेसी एज्यूम कर लिया जाएगा कि जो उसका बेनिफिट है ना वो उस बंदे को मिल रहा है जिसने कंसिडरेशन पे करी है। ठीक है, ऐसा कोर्ट ने बोला। कोर्ट ने बोला कि अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर पैसा किसी और ने पे किया है तो ये माना जाएगा प्राइमा फेसी कि जिस बंदे ने पैसा पे किया उसको ही बेनिफिट मिल रहा है इस प्रॉपर्टी का। देन अब देखो इंटेंशन, उस बंदे की इंटेंशन क्या थी, फोर्जरी, ब्लैक मनी, ये सब इंटेंशन थे, तो हम उसको बिना इंटेंशन मानेंगे। तो कोर्ट ने बोला कि सही कैरेक्टर जब मतलब ट्रांजेक्शन सही में है क्या, ये तभी पता चल पाएगा अगर हम जो ट्रांजेक्शन लोग करने वाले लोग हैं उनकी इंटेंशंस को पता कर सके। ठीक है, तो अगर इंटेंशन को हमने पता कर लिया तो हमें पता लग जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन बेनामी है या नहीं है। अब इंटेंशन को कैसे पता करा जाए, इंटेंशन पता करने के लिए क्या चीजें देखनी होंगी, उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, जब ट्रांजेक्शन हो रही थी तो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उन पार्टीज की रिलेशनशिप क्या थी जिन पार्टीज के अंदर ये ट्रांजेक्शन हुई है। तीसरा, इस ट्रांजेक्शन को करने का मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। देन उसका सब्सिक्वेंट ये ट्रांजेक्शन करने के बाद उनका आगे क्या कंडक्ट है ना। तो ये सब चार चीजें हैं जो हमें प्रूव करेंगे कि उस पार्टी का ट्रांजेक्शन करने के पीछे इंटेंशन क्या था, और जिसकी वजह से हम पता लगा पाएंगे कि भाई ये एक्चुअल में बेनामी ट्रांजेक्शन थी या नहीं थी। ठीक है, देन ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन पर्सन हु इज एलिजिंग, देन इंटेंशन ऑफ पार्टी इज द इसेंस, ये एक और केस लॉ में बोला गया था। देन वलीमल वर्सेस सुब्रमण्यम में उन्होंने बोला कि इसेंस ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी। ठीक है, पार्टी की इंटेंशन क्या है वही बेनामी ट्रांजेक्शन प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बेनामीदार। तो बेनामीदार कौन होता है, मैंने बोला था जिस व्यक्ति के नाम पे उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाया जाता है और पैसा कोई दूसरा व्यक्ति पे करता है। तो जिस व्यक्ति के नाम पे उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया जाता है वो सिर्फ अपना एक नाम दे रहा है ना, और कुछ भी नहीं कर रहा, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड बेनामीदार। बेनामीदार मीन्स अ पर्सन और फिक्टिशियस पर्सन, पर्सन हो सकता है फिक्टिशियस भी हो सकता है, द केस इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करी गई है। ओके, देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज बेंच। देन बेनिफिशियल, बेनिफिशियल कौन, जिसको एग्जैक्टली उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा। देन बोर्ड क्या है, बोर्ड मैंने बोला अप्लाई कौन करवाता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी से। इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन सा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देन फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू हमारे कहाँ काम आएगी, अब जाके आगे जाके अपन पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी लगाने में हमने बोला है कि पेनल्टी 25% ऑफ एफएमवी ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, तो एफएमवी पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का। तो एफएमवी कैसे पता लगाएंगे, ये दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में। तो एफएमवी क्या होता है, तो एफएमवी बोलता है कि इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी मींस इन द प्राइस दैट द प्रॉपर्टी वुड ऑर्डिनरी फैच ऑन सेल इन द ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुई है अगर उस दिन हम इस प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचते तो उसे कितना पैसा मिलता, वन थिंग। सेकंड, अगर ये फर्स्ट वाला पॉइंट असर्टेनेबल नहीं है, अगर ऐसा हम पता नहीं लगा पा रहे हैं किसी कारण से कि मार्केट में मतलब उसकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसा कोई भी रीजन हो सकता है, देन हम क्या करेंगे, वो जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो एज पर रूल 3 होगा। ठीक है, अब रूल 3 बताएगा कि कैसे प्राइस डिसाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि अगर ओपन मार्केट में बेचते तो कितना पैसा मिलता। अगर वो नहीं कर पा रहे तो हम किसके पास जाएंगे, रूल 3 के पास। तो रूल 3 बताएगा कि हम कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाए जब असर्टेनेबल नहीं है। देन रूल 3 क्या बोलता है कि अगर अनकोटेड इक्विटी शेयर है, अगर वो प्रॉपर्टी अनइक्विटेड इक्विटी शेयर है तो उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस होगा या तो जितने में हमने इसे खरीदा था, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, जितने में हमने इसे खरीदा था। देन फेयर मार्केट वैल्यू, वो बोलता है कि अगर किसी मर्चेंट बैंकर या किसी अकाउंटेंट से अगर हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाएं किस बेसिस पे, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड से। अगर डीसीएफ मेथड का यूज करके हम अगर मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट से फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाएं, या तो वो वाली वैल्यू और एक और वैल्यू जो कि रूल 3 में प्रिस्क्राइब है एक मेथड, उस मेथड से निकालें। अगर हम इस मेथड से निकालें वो वैल्यू, तो वो जो वैल्यू आएगी इन तीनों में से जो हायर वैल्यू होगी ना, दैट विल बी कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड प्राइस शेयर। अब ये फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वाली बात हमें समझ आ गई कि हमने जितने में उस शेयर्स को खरीदा था वो हो जाएगा। सेकंड वाली बात हमें समझ आ गई कि हम मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट से डीसीएफ मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करवा लेंगे। थर्ड बात क्या है, ये वाला फॉर्मूला। अब अगर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी इन तीनों में से हमें हायर वाला लेना है, तो इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है कि आपकी एसेट को जोड़ दो, लायबिलिटी को कम कर दो, तो जो नेट एसेट्स हैं उसको पर शेयर डिसाइड करो कि कितना पैसा है। ओके, तो ए का मतलब क्या है, बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। तो यहाँ पे क्या बोलता है, हमें बुक वैल्यू कंसीडर करनी है इस रूल में। तो बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रही है, बट एक्सेप्ट बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड इमूव प्रॉपर्टी। इन सब प्रॉपर्टीज को छोड़ के, मतलब अगर आपके बैलेंस शीट में क्या क्या पड़ा है,
बुलियंस पड़े हैं, ज्वेलरी पड़ी है, प्रीशियस स्टोन्स पड़े हैं, आर्टिस्टिक वर्क पड़ा है, शेयर्स पड़े हैं, सिक्योरिटीज पड़ी हैं और रिमूव प्रॉपर्टी पड़ी है। तो अगर ये वाली अगर कुछ प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में पड़ी है ना, तो इनको तो आपको बुक वैल्यू पे नहीं लेना, इनको किस पे लेना है, ओपन मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी सारी एसेट्स हैं उनको आप किस पे लोगे, बुक वैल्यू पे। ठीक है, देन अगर कोई डेफर्ड एसेट है, मतलब जैसे कुछ अनअमोर्टाइज अमाउंट पड़ा होता है ना, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, उनको कंसिडर नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। देन ए और बी को हमने देख लिया। ए मतलब क्या होता है, अदर देन दोज एसेट्स सबकी बुक वैल्यू लेनी है, और बी का मतलब है कि ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है इन सब एसेट्स की, बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क वगैरह की। देन एल का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज। अब हमें लाइबिलिटीज क्या लेनी है, बुक वैल्यू। अब बट कौन कौन सी लाइबिलिटीज कंसिडर नहीं करनी है, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो ओनरशिप वाले राइट्स होते हैं ना, तो इनको कंसिडर नहीं करना है। किस किस को कंसिडर नहीं करना है हम पढ़ेंगे। एक तो लाइबिलिटीज को कंसिडर करते टाइम, एक तो हमें पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं लेना, पेड अप कैपिटल को नहीं लेना। देन कोई अगर हमने डिविडेंड पे करने के लिए कोई अमाउंट सेट अपार्ट करी है ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो उसे भी नहीं लेना है। कोई रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं अदर देन डेप्रिसिएशन, तो उन्हें भी नहीं लेना है। कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह, उन्हें भी कंसिडर नहीं करना है। कोई प्रोविजन करे हैं अनअसर्टेन्ड लाइबिलिटीज के लिए, तो नहीं लेना है, बट असर्टेन्ड लाइबिलिटीज के लिए है तो उन्हें लेना पड़ेगा। लाइक जैसे ग्रेचुटी हमने उसका मतलब ग्रेचुटी वाले जो बंदे होते हैं, मतलब ओके, तो ग्रेचुटी का प्रोविजन है जो हमने एक्चुअली से करवाया हुआ, तो उसे कंसिडर करा जाएगा। बट अगर ग्रेचुटी का अनसर्टेन है, कुछ भी हमने बना के रखा है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, देन कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है तो उसे भी कंसिडर नहीं करना है। बट अगर कंटीजेंट लायबिलिटी में कुछ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, उसका डिविडेंड पड़ा है, ठीक है, तो उसे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइबिलिटीज को कंसिडर करते टाइम हमें लाइबिलिटीज का बुक वैल्यू लेना है, बट उनमें कौन कौन से अमाउंट नहीं लेने हैं। एक तो पेड अप कैपिटल ऑन इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। देन कोई डिविडेंड वगैरह पे करना है प्रेफरेंस शेयर को, वो नहीं लेना है। कोई प्रोविजन हो, कोई प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटीज हो, बट असर्टेन लाइबिलिटीज के लिए प्रोविजन को लेना है। देन कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है, वो उसे भी लेना है, बट इन केस वो डिविडेंड पेबल टू कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, देन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है ना, उसका कैसे भी करके हमें डिविडेंड तो पे करना ही पड़ेगा ना, दैट इज तो एक एक्चुअल में लाइबिलिटी है वो अपनी, तो वो कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, देन पीई और पीवी क्या है, पीई मतलब टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और उसको हमने डिवाइड कर दिया पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर, मतलब एक इक्विटी शेयर की वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया किसको, टोटल इक्विटी वैल्यू को। मतलब क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर। तो हमने क्या करा, नेट एसेट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, नेट एसेट पर शेयर आ जाएगा। दैट मीन्स हमने एक शेयर का वैल्यू निकाल लिया नेट एसेट मेथड से। तो इन तीन मेथड से जो वैल्यू आएगा, उन तीनों में से जो हायर वाला अमाउंट होगा, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज प्राइस ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर। ओके, तो ये टेबल ऊपर वाली बात को ही पूरा समझाता है। ठीक है, ओके, देन हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे और डेफिनेशन पे। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होगा, देखो इसमें बताने का कोशिश किया कि जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट कौन सा है। या तो जहाँ पे जो पार्टी अपील कर रही है, अग्रीव्ड पार्टी है, वो ऑर्डिनरी रिजाइड करती है या फिर वहां पे बिजनेस करती है। अगर वहां पे अग्रीव्ड पार्टी कौन है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो सब जगह है। तो उसमें ऐसा माना जाएगा कि जो रिस्पोंडेंट, मतलब गवर्नमेंट का रिस्पोंडेंट, मतलब जो आम आदमी पे आरोप लगे हैं, वो कहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके जुरिडिक्शन में जो हाई कोर्ट होगा वहां पे अपील करी जाएगी। ठीक है, देन इनिशिएटिंग ऑफिसर कौन से होंगे, हमने पढ़ा था पहले अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी में कौन था, अप्रूविंग, अप्रूव कर रही है, मतलब हायर अथॉरिटी थी, कौन था, एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर। तो यहाँ पे कौन सा, इनिशिएटिंग ऑफिसर, मतलब उससे नीचे के लेवल के होंगे तो कौन, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर, इन सबको इनिशिएटिंग ऑफिसर बोला गया है। ओके, देन मेंबर ऑफ पार्टनर, ये डेफिनेशन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे काम की है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मीन क्या होता है, प्रॉपर्टी मीन एसेट ऑफ एनी काइंड। देखो प्रॉपर्टी ढंग से समझेंगे, प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है, इमूवेबल भी आ जाती है, टेंगिबल भी आ जाती है, इंटेंजिबल भी आ जाती है, कॉर्पोरेल भी आती है, इनकॉर्पोरेल भी आती है। देन प्रॉपर्टी में कुछ राइट या इंटरेस्ट भी इंक्लूड होंगे, है ना, जैसे राइट ऑफ, राइट होता है किसी चीज को यूज करने का, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस करते हैं कि लाइक मैंने कोई पट्टा, पट्टा इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मेरे राइट को बताता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देन प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी इन द कन्वर्टेड फॉर्म। कोई प्रॉपर्टी थी, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, हमने उसको बेच के प्रोसीड्स अर्न कर लिए, तो दैट प्रोसीड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने कोई जमीन थी जो बेनामी प्रॉपर्टी थी और उसको मैंने बेच के कुछ प्रोसीड्स अर्न कर लिए, तो दैट प्रोसीड्स विल आल्सो बी कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। हम बेनामी प्रॉपर्टी के सब मेजर मेजर जो डेफिनेशन हमें सब चाहिए थी वो हमने करनी है कवर, वो बाकी डेफिनेशन हमारे काम में आने वाली और सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसके बाद हम एक्चुअल मेन एक्ट पे जाते हैं। एक्चुअल मेन एक्ट में क्या है, सेक्शन 3। सेक्शन 3 फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 3 क्या बोलता है,
प्रोहिबिशन लगाता है किसी भी बेनामी ट्रांजेक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो उसने बोला, सेक्शन 3 ने बोला, सेक्शन 3 बोला कि नो पर्सन शेल एंटर इनटू एनी बेनामी ट्रांजेक्शन, कोई भी बंदा कोई बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं होएगा, उसने मना कर दिया। और जो भी एंटर होगा उसको पनिश किया जाएगा, किससे? इम्प्रिजनमेंट जो 3 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। ये तो था, क्या था, मैंने पहले बोला था कि 1988 का ये एक्ट है, बट उसके बाद 2016 में इसको अमेंड करके इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो अभी इससे पहले क्या होता था, 1/11/2016 जब ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुए, उससे पहले जो इसकी पनिशमेंट होती थी ना, वो क्या होती थी कि आपको या तो 3 साल की सजा हो जाएगी, या फिर आपको फाइन, या फिर बोथ। मतलब इसमें कुछ पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट थी ना, वो इम्प्रिजनमेंट थी वो जज पे डिपेंड करती थी, वो मैंडेटरी नहीं थी। बट आफ्टर 1 नवंबर 2016 पनिशमेंट को चेंज कर दिया गया। पनिशमेंट क्या कर दी गई, पनिशमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी गई, और इम्प्रिजनमेंट नेसेसरी कर दी गई, मैंडेटरी कर दी गई। जो पहले पनिशमेंट होती थी 3 साल तक की, अब इस पनिशमेंट को मिनिमम 1 साल कर दिया गया और मैक्सिमम 7 साल कर दिया गया। कि मतलब अगर एक बार प्रूव हो गया कि आपने बेनामी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व थे, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी एटलीस्ट 1 ईयर की, और मैक्सिमम 7 साल तक की हो सकती है। एंड इम्प्रिजनमेंट तो होगी, साथ में आप पे फाइन लगेगा, जो कि 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो आपका अभी मतलब आप क्या याद रखेंगे, 1 नवंबर 2016 से पहले अगर कोई बेनामी ट्रांजेक्शन हुई है तो उस पे आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, या फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। बट आपने अगर वो बेनामी ट्रांजेक्शन 1 नवंबर 2016 के बाद करी है, तो उस पे इम्प्रिजनमेंट आपकी 1 साल से लेकर 7 साल तक, एंड फाइन लगेगा 25% ऑफ FMV तक लग सकता है। ठीक है, ओके। तो ये जब कभी भी कोई प्रोसिक्यूशन होगा, कोई भी केस दर्ज होगा, तो ये ओनली आफ्टर कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेके ही होगा। अब कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी होती है? कंपिटेंट अथॉरिटी इनकम टैक्स अथॉरिटी में जो कमिश्नर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर होते हैं ना, ये प्रिंसिपल डायरेक्टर, इन सबको कंपिटेंट अथॉरिटी नोटिफाई किया गया है। अब एक बार आपने बेनामी ट्रांजेक्शन प्रूव कर दिया ना, तो कोई भी व्यक्ति आके ऐसा नहीं बोल सकता कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है सर, ये प्रॉपर्टी तो एक्चुअल में मेरी है, वो आके क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो बोलता है कि नो सूट, क्लेम और एक्शन और एनफोर्स एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी अगेंस्ट द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड। मतलब एक व्यक्ति ए था, ए के नाम पे प्रॉपर्टी थी, और उसका एक्चुअल में मालिक था वो बी, ऐसा बोला जा रहा है। अब ए ने की जो प्रॉपर्टी थी वो बेनामी प्रॉपर्टी कंसिडर हो गई। अब ऐसा नहीं है कि बी आके ए को बोलेगा कि नहीं नहीं, इसने तो मेरी प्रॉपर्टी सरकार को दे दी, मैं इससे क्लेम लूंगा। नहीं, आप उस व्यक्ति से भी कुछ क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में बेनामी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, देन ना ही आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है। एक बार वो प्रॉपर्टी बेनामी कंसिडर हो गई, फिर आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, कोई आपको सूट करने का अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार आपके पास नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यू कैन नॉट क्लेम एज अ रियल ओनर एंड क्लेम द प्रॉपर्टी बैक। तो जब आपने ये काम किया था तब आपको सोचना चाहिए था। देन प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी लायबल टू कॉन्फिस्केशन। एक और बोलता है कि अगर बेनामी प्रॉपर्टी ये हो गया, प्रूव हो गया कि बेनामी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास कॉन्फिस्केट हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं रही, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी, वो आपकी नहीं रहेगी, वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में चली जाएगी। देन ओके, तो बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, बेनामी ट्रांजेक्शन हुआ है, लाइक ए ने प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा पे किया ए ने, और किसके नाम पे खरीदी प्रॉपर्टी? बी के नाम पे। ठीक है, तो क्या हुआ? ओके, तो ए ने पैसा पे किया और नेम हुआ बी का। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बेनामीदार। ओके, तो अब ये जो बी है ना, ये उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नो पर्सन बीइंग ए बेनामीदार shall retransfer the benami property to the beneficial owner or any other person acting on visa। एक बार ए ने बी के नाम पे रजिस्टर करवा दी, तो बी अब ए को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। अब ये बी के नाम पे रहेगी। अगर ये ट्रांसफर कर भी देता है, तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बेनामी ट्रांजेक्शन था, तो एक्चुअल में बी उसका ओनर ही नहीं था, उसका ट्रांसफर करने के राइट्स तो आते ही नहीं है। ठीक है, देन बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया कि अगर सेक्शन 190 ऑफ फाइनेंस एक्ट, मतलब एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिक्लेयर करने के लिए एक सेक्शन लाया गया था
जिसमें बोला गया था कि भाई अगर आप ये कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम है उसको आप डिक्लेयर कर देते हो तो आप पे थोड़ा बहुत पेनल्टी आपको पे करना पड़ता है, और फिर आप उसको एक्चुअल में व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ब्लैक मनी को। ठीक है, तो अभी जैसे अगर किसी ने प्रॉपर्टी ब्लैक मनी से खरीदी होगी, अगर वो कोई बंदा आके सामने डिस्क्लोज करना चाहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने ब्लैक मनी से खरीदी, तो इसके नाम पे करवा रखी थी मैंने, उस टाइम अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ खुद के नाम पे करवाता है प्रॉपर्टी, दैट इज वैलिड, बिकॉज आपने किसी पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू ये करवाया है। अदरवाइज आप ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपने बेनामी ट्रांजेक्शन कर दी तो जो बेनामीदार होगा वो भी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उस प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकता है। ठीक है, देन अपन नेक्स्ट हो जाते हैं अथॉरिटीज। तो हमने सेक्शन 3, 4, 5, 6 पढ़ा, तो सेक्शन 3, 4, 5, 6 से क्या फंडा निकल के आता है कि आपको बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने होंगे, जो कि 3 से 7 साल की सजा है और 25% ऑफ एफएमवी तक आप पे पेनल्टी लग सकती है। देन आप अगर ये ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होता है तो कोई भी, अगर कोई एक्चुअल में उसका मालिक होगा वो भी क्लेम नहीं कर सकता, और ये जो प्रॉपर्टी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्फिस्केट हो जाएगी। और एक बार बेनामी ट्रांजेक्शन हो गई तो बेनामीदार उस प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकता, बेनामीदार उस प्रॉपर्टी को वापस बेनिफिशियल ओनर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और ना ही किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे अथॉरिटीज। अथॉरिटीज, एजुकेटिंग अथॉरिटीज, तो ये सब जो मामले हैं इनको कौन निपटाएगा? एक एजुकेटिंग अथॉरिटी। उसको एजुकेटिंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट वन और मोर एजुकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, जिसका जो हेड ऑफिस है उसमें न्यू दिल्ली में डिसाइड किया गया, न्यू दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। जब तक ये नहीं बन जाती तब तक पीएमएलए के अंदर, जो पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, उसके अंदर एक जो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑलरेडी काम कर रही थी वो एज एन पीबीपीटी की एजुकेटिंग अथॉरिटी काम करेगी। और जैसे ही वो एजुकेटिंग अथॉरिटी पीपीपी एक्टिव बन जाएगी तो वो जो सारे केसेस हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे उस एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। ठीक है, देन कॉम्पोजिशन ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी। कॉम्पोजिशन क्या होगा? एक चेयरपर्सन होगा और 2 उसके मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स। ठीक है, देन क्वालिफिकेशन। चेयरपर्सन क्वालिफिकेशन क्या होगी चेयरपर्सन और मेंबर्स की? तो बोलता है कि एक मेंबर होने के लिए आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का आईआरएस का पार्ट होना पड़ेगा, एंड उसमें आपको एटलीस्ट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट को होल्ड करना है। मतलब अगर आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो तो आप इस एजुकेटिंग अथॉरिटी के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, देन आप इंडियन लीगल सर्विसेज में अगर आप मेंबर हो और आप एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट होल्ड करते हो, देन आप एक मेंबर बन सकते हो। या फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो, देन आप क्वालिफाइड हो मेंबर बनने के लिए। तो मेंबर के लिए क्या चीजें आई? एक तो आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के मेंबर हो और आप सीआईटी हो एटलीस्ट, देन आप इंडियन लीगल सर्विसेज के मेंबर हो एंड जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट होल्ड करते हो, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होने के क्वालिफिकेशन रखते हो। देन अगर आपको चेयरपर्सन बनना है, ठीक है, अब जो चेयरपर्सन और मेंबर होंगे किस कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी मेंबर अपॉइंट करेगा उनमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा। मतलब पहले मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे, मेंबर में से जो सीनियर पोस्ट मेंबर होगा उसको चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया जाएगा। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब क्या होता है कि कभी भी क्या होता है, जैसे मान लो एक एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाएगी, अब उसमें मान लो 7 मेंबर थे, अब क्या हर केस को ये 7 लोग सुनेंगे? नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी सुना होगा कि जो चीफ जस्टिस होते हैं ना वो कुछ बेंचेस क्रिएट करते थे, मतलब 2 जजेस 3 जजेस के ऐसे बेंचेस क्रिएट करते थे कि जब आप केस सुनोगे तो ये 2 जज सुनेंगे, 3 जज अलग सुन रहे होंगे, तो मतलब एक टाइम पे 3-4 केसेस एक साथ सुने जा सकते हैं। तो ऐसा ही इसमें होता है, जब एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी तो उसकी बेंचेस क्रिएट की जाएंगी, जो कौन करेगा? चेयरपर्सन ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी करेगा। जैसे 7 जने हैं तो 7 जनों को सबको 2-2 के पार्ट में डिवाइड करके और एक टाइप ऑफ बेंचेस बना जाएंगी, तो वो बेंचेस बैठेंगी और डिसाइड करेंगी, है ना, तो उन बेंचेस का जुडिकेशन होगा। ठीक है, अब जो चेयरपर्सन की इच्छा पे ये निर्भर करता है कि वो किसी अगर बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर करना चाहता है किसी को तो वो कर सकता है। ठीक है, ओके, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करेगी। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के प्रोविजंस को फॉलो करना होगा, सिविल प्रोसीजर कोर्ट से बाउंड नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर laid down by court of not be bound, principle of natural justice, power to regulate its own procedure। देन इनका ऑफिस होल्ड करने का टर्म क्या होगा? नॉट एक्सीडिंग 5 years एंड 62 years। यहाँ पे 62 years की एज रखा गया है। ओके, एंड दे आर नॉट एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटमेंट। ओके, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी 5 साल तक का, और 62 years विच एवर इज अर्लियर। ओके ओके, अगर वैकेंसी होती है तो 3 महीने के अंदर अंदर उसको फिल करना पड़ेगा। उनको रिमूव किया जा सकता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे रिमूव किया जाएगा? वही 5 रीजन। फर्स्ट, इंसॉल्वेंट हो जाए, दूसरा कन्विक्ट हो जाए ऐसे ऑफेंस के जिसमें मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है,
तीसरा फिजिकली मेंटली इनकैपेबल हो जाए। फोर्थ, कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट हो जाए जो कि प्रेजुडिशली उसके फंक्शंस को इफेक्ट करे, या फिर उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया हो। ठीक है, बट उन्हें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। और ये किस केस में होगा? देखो ए बी सी जो केस होते हैं ना, उसमें तो हमेशा कोर्ट डिसाइड करता है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, क्या आपने ऑफेंस कमिट, तो इसमें ऑलरेडी इंक्वायरी हो चुकी है। बट डी ई और केस में कोई एलिगेशन लगाता है, तो उस एलिगेशन को प्रूव होने तक किसी भी व्यक्ति को उसकी पोजीशन से हटाना गलत होगा। तो इसके लिए हम क्या बोला जाता है कि अगर डी या ई के एलिगेशन के बेसिस पे अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उन्हें रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। देखो बाकी एक्ट में क्या होता था कि जो हाई कोर्ट के जज होते थे वो इंक्वायरी करते थे, और उसमें अगर आप गिल्टी पाए जाते तब आपको रिमूव किया जाता था। बट यहाँ पे इंक्वायरी नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ आपको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और अगर आप उनको सही नहीं लगता तो वो उनको आपको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब अगर मान लो चेयरपर्सन वगैरह की डेथ हो जाए या फिर रेजिग्नेशन दे जाए, तो उस केस में जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ना, तो वो एज ए चेयरपर्सन डील करेगा। देन अगर कोई एब्सेंस हो चेयरपर्सन की, या कोई बीमार हो जाए किसी रीजन से, मतलब नॉन परमानेंट वैकेंसी हो रही है, तो उस केस में सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, वो फंक्शन स्टार्ट करेगा किसके? चेयरपर्सन के। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटीज ऑफ, देखो अथॉरिटीज की बात कर रहे थे अपन, सिंपली बात कर लेते हैं। जो इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है, हमने बोला वो काम कर सकती हैं, ये आगे बताया गया। देखो इनिशिएटिंग ऑफिसर है, इनिशिएटिंग ऑफिसर मतलब असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, तो इनका काम क्या होगा? अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन मिलती है तो उसके लिए शो कॉज नोटिस देना और प्रॉपर्टी को अटैच कर देना। ठीक है, अप्रूविंग अथॉरिटी क्या है? अप्रूविंग अथॉरिटी हमने बोला था एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर, जिनका काम है एविडेंस को फर्निश करने के लिए नोटिस देना। देन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर हमने बोला था इनकम टैक्स ऑफिसर्स होंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर जिनको नॉमिनेट किया जाएगा। उनका काम होगा कॉन्फिस्केट जो प्रॉपर्टी हो चुकी है उसकी पोजीशन ले लेना और उसको मैनेज करना। ठीक है, जब तक कि उसको बेच नहीं दिया जाए। एजुकेटिंग अथॉरिटी जो कि उनका काम क्या है? कॉन्फिस्केट करना प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपना अगर वो बेनामी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, अगर नहीं पाई जाती तो वापस उस व्यक्ति को वापस करना। तो ये एजुकेटिंग अथॉरिटी का काम है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो एजुकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील्स को सुनेगा। तो ये अथॉरिटीज हैं, ये अथॉरिटीज क्या क्या काम करती हैं ये डिसाइड किया गया है। देन पावर ऑफ अथॉरिटीज, इन अथॉरिटीज को अपने काम को करने के लिए कुछ पावर्स भी चाहिए होंगी। तो इनको पावर्स कौन सी होंगी? जो एक नॉर्मल सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कंपाइलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, इशूइंग कमीशन एविडेंस। तो मतलब एक रीजन, मतलब ये हुआ कि कुछ भी आप अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगाना चाहते हो, किसी व्यक्ति को बुलाना चाहते हो, कुछ डिस्कवरी करवाना चाहते हो, कुछ कमीशन देके आप एविडेंस को चेक करवाना चाहते हो, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, देन जो भी प्रोसीडिंग एजुकेटिंग अथॉरिटी के सामने होगी उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। ठीक है, और अगर अथॉरिटी को नीड होती है तो वो पुलिस ऑफिसर के रिक्विजिशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर की नीड होगी तो एजुकेटिंग अथॉरिटी अप्लाई कर सकता है कि आप हमें पुलिस ऑफिसर्स को प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो प्रोवाइड कराया जाएगा। देन यहाँ पे बोला गया कि देखो एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन होते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर के कमिश्नर्स वगैरह और ये सब लोग होते हैं। तो इनके पास पुलिस वाली पावर नहीं होती, तो इनको कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो इस एक्ट को एनफोर्स करने में हेल्प करेंगी। तो कौन कौन सी अथॉरिटीज हेल्प करेंगी? देखो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हेल्प करेंगी, कस्टम अथॉरिटीज हेल्प करेंगी, एनसीबी नार्कोटिक्स ड्रग्स वाले यूज हेल्प करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प करेगा, पुलिस हेल्प करेगी, कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो फीमा में बनाई गई है वो हेल्प करेंगे, सेबी हेल्प करेगा, या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बनी हुई है। मतलब कहने का मतलब है बाकी एजेंसीज कोऑपरेट करके बेनामी ट्रांजेक्शन प्रूव करने में हेल्प करेंगी यहाँ पे। ठीक है, देन पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। तो आगे जाके अभी क्या आने वाली है? बहुत सारी पावर्स आने वाली है। तो इनमें से एक पावर है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। ये पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन किसके पास है? ये है 3 लोगों के पास। एक तो इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास, अप्रूविंग अथॉरिटी के पास, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। अप्रूविंग अथॉरिटी एजुकेटिंग ऑफिसर के पास कि वो किसी भी ऑफिसर जो कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रखता है उसे बुला सकते हैं और उसे बोलेंगे कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए इस व्यक्ति के लिए या फिर इस मैटर से रिलेटेड जो कि हमारे इस केस के लिए रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है, और ये जो सारे ऑफिसर और पर्सन है वो ऑब्लाइज होंगे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए अथॉरिटी को। ठीक है, ओके। अब रूल 4 क्या बोलता है? रूल 4 क्या बोलता है कि 285 बीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट का 285 बीए क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि नोटिफाई की गई है, जैसे मान लो 10 लाख से ऊपर का डिपॉजिट, तो मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन वहाँ पे नोटिफाई की गई है, 285 भी आप डायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे, तो वो ट्रांजेक्शन का एक अलग से इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन भी आप इनको प्रोवाइड कराएंगे एजुकेटिंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी, इनिशिएटिंग ऑफिसर को। इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, कब जाएगा, ये 15 डेज, जिस मंथ में ये स्टेटमेंट रिसीव हुआ है, उस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट जिस मंथ में रिसीव हो, उस मंथ के एंड होने से 15 डेज के अंदर आपको ये प्रोवाइड कराना है। देन पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो दूसरी पावर किया जाता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप इंपाउंड करने का मतलब है आप अपने पास रख लोगे। ठीक है, तो बुक्स एंड अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द अथॉरिटी। जब कोई बुक्स या डॉक्यूमेंट्स आप किसी अथॉरिटी के सामने प्रोवाइड कराते हो और अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो ये बुक्स और डॉक्यूमेंट्स है ये हमें हमारे पास रख लेने चाहिए, सो दैट हम आगे जाके आगे जाके इंक्वायरी में हेल्प होगी, देन वो ऐसी बुक्स और अकाउंट्स को इंपाउंड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, बट वो कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 महीने के लिए रख सकते हैं, 3 महीने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 26। देखो 26 सबसेक्शन क्या होगा, सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 में एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, वो पूरा केस सुनने के बाद एक ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास करते हैं। ठीक है, कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। ठीक है, तो उस ऑर्डर के पास होने के 3 महीने तक आप इस डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रख सकते हो। ठीक है, बट उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स वापस करने पड़ेंगे। However, अगर आपको फिर भी लगता है कि यार नहीं इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है, मुझे वो टाइम के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को रखना है, ठीक है, देन आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड आप उसके लिए वो टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो। तो आइडियली क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, बट कितने टाइम के लिए, 3 महीने फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ अंडर सेक्शन 26(3). ठीक है, इसमें क्या होता है, एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है फॉर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके 3 महीने तक आप रख सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि एक्सटेंड करना है तो आप रीजन रिकॉर्ड करो और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, जो अगर जो ये अथॉरिटी इंपाउंड और रिटेन कर रही है बुक्स को, वो अथॉरिटी कौन सी है, इनिशिएटिंग अथॉरिटी है। अब इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या था, बहुत लोअर लेवल का था, तो इन्हें बोलेगा कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी अप्रूविंग अथॉरिटी की। कितने दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर अंदर। अगर आप इंपाउंड रिटेन करते हो तो इंपाउंड रिटेन करने के 15 दिन के अंदर आपको अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर आप इस पीरियड को एक्सटेंड करना चाहते हो, जो कि 3 मंथ का पीरियड था, अगर उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो एक्सटेंड करने से पहले पहले आपको अप्रूविंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी इसको एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, बट जो आप पीरियड रिटेंशन का आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये जो भी आप पीरियड ऑफ रिटेंशन है वो एक्सीड नहीं कर सकता फ्रॉम द 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। मतलब जब ये प्रोसीडिंग इस एक्ट में प्रॉपरली कंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है, उसके 30 दिन, उसके बाद भी आप 30 दिन तक रख, मैक्सिमम ये बुक्स कितने दिन तक रखी जा सकती हैं, इस एक्ट के अंदर जितने भी रेमेडीज हैं वो रेमेडीज खत्म होने के बाद जब फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि ये मैटर था और ऐसा ऐसा डिसीजन हो गया, उसके 30 दिन तक आप ये बुक्स रख सकते हो। उसके बाद आपको ये लौटानी पड़ेंगी जिस व्यक्ति से आपने ये बुक्स ली थी या इंपाउंड करी थी, रिटेन करी थी। ठीक है, देन नेक्स्ट पावर है फॉर अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी। ठीक है, देखिए इनिशिएटिंग ऑफिसर, यहाँ पे सिर्फ किसको पावर दी गई है, इनिशिएटिंग ऑफिसर को, और किसी को नहीं है। इनिशिएटिंग ऑफिसर वो भी किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूविंग अथॉरिटी की परमिशन के साथ उन्हें पावर है कि वो कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उसके लिए आप किसी बंदे को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, किसी जगह को इन्वेस्टिगेट कर, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई डॉक्यूमेंट या बुक्स अकाउंट्स, किसी भी चीज को आप इन्वेस्टिगेट या इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, बट ये पावर आपकी तब अप्लाई नहीं हो गई अगर आपने ऑलरेडी नोटिस दे दिया है अंडर सेक्शन 24(1). 24(1) का नोटिस क्या था, 24(1) का नोटिस आपको बोलेगा था शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस आप बोलोगे, इनिशिएटिंग ऑफिसर बोलेगा कि व्हाई शुड नॉट बी कंसीडर दिस प्रॉपर्टी एज अ बेनामी प्रॉपर्टी। तो अगर आपने सामने वाले को ये शो कॉज नोटिस ही दे दिया है कि हम इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी कंसिडर करना चाहते हैं, हम क्यों ना करें, तो सामने वाले के पास भी तो टाइम होना चाहिए उसका जवाब देने के लिए। जब वो आपको ये जवाब दे ही रहा है तो आपके लिए, आपके पास अलग से इंक्वायरी की पावर क्यों देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बोला कि अगर आपने ऑलरेडी ये नोटिस अंडर सेक्शन 24(1) इशू कर दिया है, देन आपकी ये पावर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास इंक्वायरी की पावर नहीं रहेगी, बट अगर आपने जब तक ये नोटिस इशू नहीं किया तब तक आपके पास ये पावर रहेगी। ओके,
नेक्स्ट हम सेक्शन 24 पे आ जाते हैं। सेक्शन 24(1) क्या बोलता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर को उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे शक होता है कि ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेंगे किसको, बेनामीदार को, कि हम इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना कंसिडर करें। देन सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर सबसेक्शन 1 के अंदर आपने जो नोटिस दिया है, ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल ओनर को भी आप जानते हो तो ये नोटिस आप उस बेनिफिशियल ओनर को भी दोगे। मतलब ये जो नोटिस है वो आप बेनामीदार प्लस बेनिफिशियल ओनर को भी दोगे अगर उसकी आइडेंटिटी नोन है। अगर आप उसको जानते ही नहीं हो तो नेसेसरी नहीं है। देन सेक्शन 24(3) क्या बोलता है, अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी है जिस व्यक्ति के पोजीशन में है वो इस प्रॉपर्टी को दूर कर सकता है, या तो बेच देगा या कुछ इस प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कुछ करेगा कि जिसकी वजह से उसका पोजीशन से चली जाएगी, ठीक है, तो वो इनिशिएटिंग ऑफिसर अप्रूविंग अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल लेके उस प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है प्रोविजनली, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो मतलब अगर उसे लगता है कि जो प्रॉपर्टी किसी जिस व्यक्ति के हाथ में है अगर वो उस प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ करेगा और हमारे हाथ में कुछ लगने नहीं वाला, तो वो प्रोविजनली उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा इनिशिएटिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, बट दैट प्रोविजनल अटैचमेंट शुड नॉट एक्सीड फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है, अब 90 डेज कहां से काउंट होंगे, लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 इज इशूड। तो 24(1) में जब हमने शो कॉज नोटिस इशू किया था उस मंथ के एंड से 90 डेज तक ही मैक्सिमम आप ये प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो। देन रूल 5 क्या बोलता है, ओके, देन सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 स्टेट्स दैट इनिशिएटिंग ऑफिसर जब ये इंक्वायरीज वगैरह हो जाएंगी और सब ये रिपोर्ट्स एविडेंस वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है, तो उन सबको कंसीडर करते हुए जो 90 डेज का पीरियड था ना, ये जो सेक्शन 24(1) में हमने नोटिस यूज किया था उसमें 90 डेज तक हम बोल रहे थे कि प्रोविजनली आप अटैच कर सकते हो, उसके बाद क्या होगा, तो ये 90 डेज के अंदर अंदर उन्हें सारा रिपोर्ट्स एविडेंसेस को कलेक्ट करके एक डिसीजन लेना होगा। डिसीजन क्या हो सकता है, अगर ऑलरेडी उन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट करके रखी है अंडर सबसेक्शन 3, देन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रोविजनल अटैचमेंट को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो अप्रूविंग अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेके इसको प्रोविजनल अटैचमेंट को आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास नहीं कर देती अंडर सेक्शन 26(3), जो कि हमने बोला था कि अटैचमेंट का ऑर्डर था, ठीक है, तो प्रोविजनल अटैचमेंट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक एजुकेटिंग अथॉरिटी उसका ऑर्डर पास नहीं कर देती। बट अब ये 90 डेज में उन्होंने सब कुछ कंसीडर करा तो उन्हें लगा कि नहीं हमें प्रोविजनल अटैचमेंट को रिवोक कर लेना चाहिए, तो फालतू में हमने प्रोविजनल अटैच कर लिया है, देन वो अप्रूविंग अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल से उस प्रोविजनल अटैचमेंट को रिवोक भी कर सकते हैं। देन ये तो केस था कि अगर हमने ऑलरेडी प्रोविजनल अटैच कर रखी है, अब अगर हमने ऑलरेडी प्रोविजनली अटैच नहीं करके रखी प्रॉपर्टी तो दो डिसीजन लेने होंगे उन्हें। ये सब कंसीडर करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि इस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करना चाहिए तो वो ऐसा ऑर्डर पास कर देंगे अप्रूविंग अथॉरिटी की परमिशन के साथ कि हम इसको प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं तब तक के लिए जब तक एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास नहीं कर देती, और अगर उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो अटैच नहीं करेंगे प्रॉपर्टी को, ठीक है। बट हमने बोला कि जो 90 डेज या जो भी पीरियड हम काउंट कर रहे हैं, इस पीरियड में अगर किसी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो जिस पीरियड के लिए वो स्टे था लगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम कोई भी लॉ का काम नहीं हो सकता है, इसलिए हम उस पीरियड को उस 90 डेज के पीरियड में काउंट नहीं करेंगे और उतने पीरियड से वो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। अब ऐसा सीन हुआ कि जब ये पीरियड हमने उसमें ऐड किया तो उसके बाद जो टाइम बचा हुआ था, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर स्टार्टिंग में हमने 90 डेज दिए थे, ठीक है, ओके, अब हुआ यूं कि 80 दिन बाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो अब बचे 10 दिन। अब जितने भी दिन का स्टे लगेगा उस स्टे को तो हम काउंट करेंगे नहीं। अब जिस दिन, अब बाद में मान लो थोड़े दिनों बाद स्टे को हटा दिया गया, स्टे हटा दिया तो अभी कितने दिन बचे, 10 दिन। अब क्या एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास 10 दिन ही नहीं बचे, तो उनके पास सिर्फ 10 दिन ही बचे। अब इतने टाइम पीरियड के गैप के बाद उनके पास सिर्फ 10 दिन है और 10 दिन के अंदर उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अब ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि अगर ये जो पीरियड जिसमें कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, अगर इस पीरियड के खत्म होने के बाद जो एजुकेटिंग इनिशिएटिंग अथॉरिटी है उनके पास टाइम बचता है विच इज लेस देन 30 डेज, तो हम उसे एक्सटेंड कर देंगे फॉर दी 30 डेज, तो एटलीस्ट उन्हें 30 डेज तो मिले डिसीजन लेने के लिए। तो अगर उनके पास अभी 10 दिन ही बचे तो हम उन्हें 20 दिन और दे देंगे, तो टोटल 30 डेज उनके पास हो जाएंगे, सो दैट वो इजीली डिसीजन ले सकें। तो ये बोलना था उनका।
मतलब अगर आपके 90 डेज में कुछ स्टे लगता है तो उस पीरियड से एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड होने के बाद अगर आपके पास 30 डेज नहीं बचते हैं या 30 डेज से कम बचते हैं तो उस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा 30 डेज के लिए। रिमेनिंग पीरियड शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 30 डेज। ओके, देन वो बोलता है, नेक्स्ट सेक्शन आता है 24(5), उसमें बोलता है कि अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू कर देता है, ठीक है, इनिशियल जो प्रोविजनल अटैचमेंट को अगर कंटिन्यू करता है, जो कि हमने बोला था कि 2 डिसीजन लेने थे, या तो कंटिन्यू करो या रिवोक करो, अगर उसे कंटिन्यू कर देता है तो उसे साथ ही साथ ये जो सारे डिटेल्स हैं, कंटिन्यू जो प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू करने का ऑर्डर है या बाकी सब जो डिटेल है, वो सब डिटेल्स को विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एक स्टेटमेंट बना के एजुकेटिंग अथॉरिटी को रेफर करना पड़ेगा, ताकि आगे जो केस है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी देख पाए। मतलब जो 90 डेज के अंदर आपको डिसीजन लेना है कि जो ऑलरेडी आपने अटैचमेंट करा था प्रोविजनल अटैचमेंट, क्या उसको कंटिन्यू करना है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि उसको कंटिन्यू करना है, तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको सारा मटेरियल जो इस केस से रिलेटेड है वो आपको एजुकेटिंग अथॉरिटी को रेफर करना है, सो दैट आगे का केस एजुकेटिंग अथॉरिटी संभाल पाए। अब क्या हुआ, ये जो 15 डेज काउंट करते हैं, इसमें अगर हाई कोर्ट वगैरह ने कुछ स्टे लगा रखा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर वो टाइम पीरियड हटाने के बाद जो टाइम पीरियड है वो 7 दिन से कम का बचता है, तो उस टाइम पीरियड को हम 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस करा था, जहाँ पे हमने 30 दिन कंसिडर करा था, वहां पे भी 7 दिन हुआ, क्योंकि यहाँ पे वहां पे 30 वहां पे उनके पास 90 डेज थी, यहाँ पे 15 डेज है। ठीक है, तो 15 डेज टोटल दिए गए उन्हें करने के लिए। अगर स्टे वगैरह की वजह से एक्सटेंड होता है तो अगर 7 दिन से कम बचता है तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा 7 दिन तक। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 24। ठीक है, अगर इसको हम इन शॉर्ट बोले तो सेक्शन 24 में सबसे पहले शोकोज नोटिस इशू किया जाएगा। अब शोकोज नोटिस बेनिफिशियल ओनर को भी दिया जाएगा अगर उसकी आइडेंटिटी है। अब सबसेक्शन 3 बोलता था कि अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी एलिनेट हो जाएगी तो उसकी वजह से आपको प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। फिर 4 बोलता था कि अगर आप ऐसा करते हो, प्रोविजनल अटैचमेंट करते हो या नहीं भी करते हो, तो आपको 90 डेज के अंदर अंदर सारा इंक्वायरी वगैरह करके, रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंस वगैरह कंसीडर करके आपको डिसाइड करना है कि क्या प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू करना है या फिर प्रोविजनल अटैचमेंट को रिवोक करना है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं करा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है या फिर प्रोविजनल अटैचमेंट करना है। देन अगर आपने प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू करा तो 15 डेज के अंदर अंदर आपको ये जो स्टेटमेंट है वो आपको किसको भेजना है, एजुकेटिंग अथॉरिटी को। तो ये था पूरा सबसेक्शन 20 सॉरी सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 to 5। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सेक्शन 25 जो बताता है मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। आपको नोटिस कैसे भेजना है, तो नोटिस वो बोलता है कि या तो पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए या फिर कोर्ट जैसे सम्मन भेजता है ना, सिविल प्रोसीजर कोर्ट में बताया गया उस मेथड से आप भेज सकते हो। किसको भेजोगे, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल को भेजोगे, फर्म है तो उसके मैनेजिंग पार्टनर को भेजोगे, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसके कर्ता या किसी भी मेंबर को भेज सकते हो, अगर कंपनी है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजोगे, कोई एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एनी अदर पर्सन तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजोगे ये नोटिस। ओके, देन एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी सेक्शन 26। सेक्शन 26 में क्या बोलता है कि जब हमने बोला था कि सेक्शन 24 सबसेक्शन 5 में इनिशिएटिंग ऑफिसर एक रेफरेंस देगा एजुकेटिंग अथॉरिटी को केस का। देन जब ये रेफरेंस एजुकेटिंग अथॉरिटी को रिसीव हो जाएगी तो एजुकेटिंग अथॉरिटी एक नोटिस इशू करेगा, ठीक है, ताकि उससे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस इकट्ठे हो पाए। अब ये किस किस को भेजेगा नोटिस एजुकेटिंग अथॉरिटी, एक तो जो बंदा जो बेनियाबीदार था, दूसरा जो बंदा जो बेनिफिशियल ओनर था, तीसरा कोई और पार्टी जो कि इस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड थी, या फिर ऐसा बंदा जो क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो क्या होगा, जब रेफरेंस मिलेगी एजुकेटिंग अथॉरिटी को इस केस की तो एजुकेटिंग अथॉरिटी उस पर एक्शन लेगा, नोटिस भेजेगा। नोटिस को भेजेगा बेनामीदार, बेनिफिशियल ओनर, कोई अदर इंटरेस्टेड पार्टी और जो भी क्लेम कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, सो दैट उन्हें एविडेंस कलेक्ट हो पाए और उनका ग्राउंड सुने जा सके। देन उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, एजुकेटिंग अथॉरिटी को नोटिस 30 दिन के अंदर अंदर भेजना पड़ेगा जब उसके रेफरेंस रिसीव हुई है, और सामने वाले बंदे को एटलीस्ट 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा टू रिस्पॉन्स टू दैट नोटिस। ठीक है, देन जो अगर नोटिस कोई प्रॉपर्टी को 2 व्यक्ति जॉइंटली होल्ड करते हैं तो वो नोटिस है वो दोनों व्यक्ति को भेजा जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक को भी नहीं भेजा तो वो इनवैलिड नहीं होगा, बट पॉसिबली ये किया जाएगा, कोशिश ये की जाएगी कि उन दोनों व्यक्ति को मिले या जितने भी व्यक्ति जॉइंटली होल्ड करते हैं उस प्रॉपर्टी को उन सबको नोटिस मिले। अगर किसी को नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से नोटिस इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, notice shall not be invalid on the ground that the said notice was not served to all the person holding the property। ठीक है, उसके बाद एक्शन क्या लेगा, अब एजुकेटिंग अथॉरिटी उसके बाद एक्शन लेगा। एक्शन लेने के लिए क्या क्या चीजें कंसिडर करेगा, उसने नोटिस भेजा था सब लोगों को, तो एक तो उनके रिप्लाईज को कंसिडर करेगा जो उन्होंने रिप्लाईज दिए हैं। देन
कुछ अदर इंक्वायरीज करना चाहता है या फिर किसी अथॉरिटी से रिपोर्ट या कुछ एविडेंस कलेक्ट करवाता है कोर्ट, तो वो कंसिडर करा जाएगा। देन कोई अदर रेलिवेंट मैटर होगा, इस मैटर से रिलेटेड कोई अदर रेलिवेंट मटेरियल होगा, या फिर किसी व्यक्ति को हमने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी होगी तो उस टाइम हमें जो स्टेटमेंट मिले हैं, ठीक है, तो ये सब करने के बाद, ये सब कंसिडर करने के बाद, और बेनामीदार, इनिशिएटिंग ऑफिसर और जो भी व्यक्ति ये क्लेम करता है कि प्रॉपर्टी मेरी है, उन सबको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखो। में हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी ना होल्ड किया जाए, ठीक है, होल्डिंग द प्रॉपर्टी नॉट टू बी बेनामी प्रॉपर्टी, और उसके अटैचमेंट को रिवोक कर दिया जाए, तो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी लौटा दी जाएगी। देन अगर प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड की जाती है, देन उसका अटैचमेंट ऑर्डर कंफर्म कर दिया जाएगा, और वो जो प्रॉपर्टी है वो किसमें वेस्ट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाए। वैसे अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि पूरी प्रॉपर्टी नहीं बट उसका कुछ एक पार्ट है जो कि बेनामी है, तो अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सा पार्ट बेनामी प्रॉपर्टी है, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास राइट है कि वो बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट आइडेंटिफाई करे कि कौन सा पार्ट उसका बेनामी प्रॉपर्टी वाला पार्ट था। देन अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो प्रॉपर्टी जो कि उसे रेफरेंस दी गई थी इनिशिएटिंग ऑफिसर के द्वारा, वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, बट उसके अलावा कोई और बेनामी प्रॉपर्टी है जिसकी रेफरेंस नहीं दी गई है, तो उस प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है, ठीक है। देन एजुकेटिंग अथॉरिटी अपने आप, एजुकेट अथॉरिटी या तो किसी के एप्लीकेशन करने पे या फिर स्यू मोटो किसी पार्टी का केस से नाम निकाल सकता है, अगर उसका नाम गलती से ऐड किया गया है या किसी को फंसाने की कोशिश करेगा तो उसको निकाल सकता है। कोई भी अगर इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सोल्व करेगा एजुकेटिंग अथॉरिटी, और ये ऑर्डर है पूरा का पूरा 1 साल के अंदर पास होना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रेफरेंस अंडर सेक्शन 24(5) हैज रिसीव्ड। तो सेक्शन 24(5) मतलब इनिशिएटिंग ऑफिसर ने जब ये रेफरेंस भेजा था एजुकेटिंग अथॉरिटी को, उस डेट से लेके मतलब उस मंथ की एंडिंग डेट से लेके 1 साल के अंदर अंदर ये ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं बात करी थी कि अगर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट ने स्टे लगा रखा है तो वो टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होता है, तो 1 ईयर के जो टर्न्योर है उसमें वो पीरियड कंसिडर नहीं होगा जिसमें कोर्ट ने स्टे लगा रखी है। अब स्टे लगाने के बाद अगर 60 डेज से कम का टाइम बचता है तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 60 डेज तक, ठीक है। तब बेनामीदार और एनी अदर पर्सन जो क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी, तो बेनामीदार और एनी अदर पर्सन या जो भी बंदा इस केस में है वो या तो खुद अपीयर हो सकता है या फिर अपने अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है। अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बंदा हो सकता है जो कि उस बंदे का रिलेटिव है या फिर उसने अपने रेगुलरली एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब जैसे कंपनी है, अगर कंपनी केस लड़ रही है तो वो खुद नहीं जाएगी ना, उसने एक व्यक्ति को एम्प्लॉय कर रखा होगा, तो वो व्यक्ति उस कंपनी के बिहाफ पे केस लड़ सकता है। तो एनी पर्सन रिलेटेड टू द बेनामीदार और पर्सन रेगुलरली एम्प्लॉयड और एनी ऑफिसर ऑफ ए शेड्यूल बैंक का कोई भी ऑफिसर जिसके साथ वो पर्सन मेंटेन करता है अकाउंट, ठीक है। देन कोई लीगल प्रैक्टिशनर होगा वो जा सकता है, या फिर कोई पर्सन जिसने अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन जो कि सीबीजीटी ऑर्गेनाइज कराता है उसको पास कराए, या फिर कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करी है और क्वालिफाई कर गए, जैसे सीएसीएस है, ये लोगों के थ्रू अपीयर हो सकता है थ्रू एजुकेटिंग अथॉरिटी। देन कॉन्फिस्केशन ऑफ द वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। अब क्या होगा, सबसे पहले हमने अटैचमेंट करा उस बेनामी प्रॉपर्टी का, अब इसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 26 और उसको बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया गया। अब सेक्शन 26 में बोला था कि अगर वो बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर दी जाती है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा सब लोगों को और ऑर्डर पास कर देगा कि ये प्रॉपर्टी है जो कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी। अब कॉन्फिस्केट किसके हक में होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट देयर एन अपील हैज बीन फाइल्ड, जहां पे एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई अपील पास करी गई है फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, देन वो कॉन्फिस्केशन तभी हो पाएगा जब अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास कर देगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 46 में, ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे पहले 26 में ऑर्डर पास किया एजुकेटिंग अथॉरिटी ने, जिसमें उसने बोला कि बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसको कॉन्फिस्केट कर दिया गया। बट इन केस अगर उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर दी जाती है तो जब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं सुनाता तब तक प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता। देन द कॉन्फिस्केशन कैसे किया जाएगा उसके लिए जो मैनर है वो प्रिस्क्राइब किया गया रूल 6 में। तो रूल 6 में बोल दिया जाता है अगर किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी फॉर एडिकेट कंसिडरेशन और जो सामने वाला बंदा था उसको भी पता नहीं था कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है और तब तक नोटिस अंडर सेक्शन 24 भी इशू नहीं हुआ था, तो कंडीशंस क्या हुई, नोटिस अंडर सेक्शन 24 अभी तक इशू नहीं हुआ है
और जो सामने वाला बंदा जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको इसकी नॉलेज नहीं है कि ये बेनामी ट्रांजेक्शन है और जो ट्रांजेक्शन हुई है वो एडिकेट कंसिडरेशन के लिए हुई है, तो इन दैट केस जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी की पोजीशन ली है उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी राइट नहीं रहेगा गवर्नमेंट का। मतलब वो प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने खरीदा है उसने तो गुड फेथ में खरीदा था, उसे नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजेक्शन है, बट उसने खरीद लिया, प्रॉपर पैसा दे के खरीदा है, मतलब उसकी गलती नहीं थी, तो उससे आप प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते हो। तो ये एक एक्सेप्शन है। देन अगर कॉन्फिस्केशन हो जाता है तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स और टाइटल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। अगर कोई एनकम्बरेंस वगैरह भी होगी तो वो भी वैलिड नहीं रहेगी। तो अगर इसके ऊपर कोई लोन वगैरह भी ले रखा होगा तो वो भी इससे रिकवर नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्टी से। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई है। अपन रूल 6 की बात करते हैं। रूल 6 बोलता है कि कॉन्फिस्केशन कैसे करना है, किस मैनर में कॉन्फिस्केशन होगा प्रॉपर्टी का। ओके तो रूल 6 क्या बोलता है, जब ऑर्डर पास हो जाएगा 27 में कॉन्फिस्केशन का, तो उसके बाद उसका जो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर है वो भेजा जाएगा ऑथराइज ऑफिसर को। ऑथराइज ऑफिसर कौन होता है? जिसको ऑथराइज किया जाता है ये कॉन्फिस्केशन वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो उसको ये ऑर्डर भेज दिया जाएगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर। देन वो ऑर्डर जब रिसीव हो जाएगा ऑथराइज ऑफिसर के पास, तो वो क्या करेगा, अगर ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में उसे 3 काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी जिसके पास है ऑलरेडी काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी जिसके भी जुरिडिक्शन में आती है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आती है, तो उसको ये नोटिस दे दिया जाएगा कि अब ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे नाम पे रजिस्टर कर दी जाए अथोराइज्ड ऑफिसर के नाम पे, सो दैट ये प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सके। तो तब क्या करेगा, जैसे अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है जो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आती है और किसी दूसरे बंदे के नाम पे है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है और ये हमें कॉन्फिस्केट करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा उस प्रॉपर्टी को ऑथराइज्ड ऑफिसर के नाम पे। देन दूसरा चीज क्या किया जाएगा, एक नोटिस प्लेस किया जाएगा उस इमोबल प्रॉपर्टी के पास, सो दैट जो लोग हैं लोगों को पता चले कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉन्फिस्केट हो चुकी है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सो दैट कोई भी किसी को फ्रॉड नहीं कर सके। लाइक अगर हमने कॉन्फिस्केट कर ली, अगर पुराने वाले व्यक्ति ने पुराने डॉक्यूमेंट दिखा के उस प्रॉपर्टी में लोन वगैरह ले लिया, किसी को ठग लिया, तो उससे अच्छा है कि एक नोटिस चिपका दिया जाएगा उस इमोबल प्रॉपर्टी पे कि ये प्रॉपर्टी है जो कॉन्फिस्केट हो चुकी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा चीज होगा, एक प्रोक्लेमेशन होगी। प्रोक्लेमेशन मतलब ढोल नगाड़े वगैरह बजा के वहां पे बोला जाएगा कि ये प्रॉपर्टी वगैरह ये कॉन्फिस्केट हो गई है, मतलब सो दैट लोगों का अट्रैक्शन इन्वॉल्व करके, वहां के लोकल लोगों का इंटरेक्शन इन्वॉल्व करके उन्हें इन्फॉर्म करना कि ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो चुकी है। तो ये 3 काम ऑथराइज ऑफिसर को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाना, दूसरा वहां पे नोटिस को चिपकाना, तीसरा वहां पे प्रोक्लेमेशन करवाना। दैट कैन बी थ्रू बीट ऑफ ड्रम और अदर कस्टमरी मोड, या फिर कुछ भी तरीके से वहां पे प्रोक्लेमेशन करवाया जा सकता है। देन अगर वो प्रॉपर्टी हुई मूवेबल प्रॉपर्टी, मूव करा जा सकता है, देन जिस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी की कस्टडी है उसे नोटिस इशू किया जाएगा सो दैट उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सके। देन अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे लाइक कोई सब्जी वगैरह है या कोई फ्रूट्स वगैरह है, तो इनको ज्यादा देर के लिए रखा तो नहीं जा सकता, या फिर कोई फसल है जिसको ज्यादा देर के लिए रखा नहीं जा सकता, या फिर उसको मेंटेन करने के लिए इतना खर्चा हो जाएगा कि उसकी उसकी खुद की इतनी वैल्यू नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ केस होता है तो उसको स्टोरेज करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में उसको बेच दिया जाएगा और उससे मिलने वाला पैसा नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी और ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इन दोनों में से किसी भी जगह पे डिपॉजिट करवा के और उसकी रिसीट रखेगा कौन, ऑथराइज ऑफिसर। ओके, सो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस दिया जाएगा उस बंदे को जिसके पास कस्टडी है, उससे ले लिया जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल डिके है, लायबल टू स्पीडी डिके है और एक्सपेंसिव फॉर मेंटेनेंस आर हायर देन इट्स वैल्यू, ठीक है, देन उस प्रॉपर्टी को सेल करके उसकी वैल्यू को डिपॉजिट करवा दिया जाएगा एफडीआई के पास या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में, और उसकी रिसीट रिटेन कर लेगा ऑथराइज ऑफिसर। देन अगर ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर था, अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट अमाउंट का रिसीट दे देता हूँ, आप भी तो इसको बेच के एफडीआर लेने वाले हो, तो आप ऐसा करो ये प्रॉपर्टी मेरे पास दे दो और आप इसके इक्विवेलेंट अमाउंट का रिसीट दे देता हूँ मैं, तो इन दैट केस हम उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे और उससे हम वो रिसीट लेके और ऑथराइजर ऑथराइज्ड ऑफिसर वो रिसीट को अपने पास रख लेगा। देन अगर वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो मोड ऑफ कन्वेंस है, लाइक स्कूटर, बाइक, कार वगैरह कोई भी है,
तो वो जाएगा मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, सो दैट उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाल पाए कि भाई ये कितने प्राइस की है, और उतने प्राइस का वो फिक्स डिपॉजिट रिसीट वगैरह एक्सेप्ट कर सकता है। देखो बाकी सब जो गुड्स वगैरह हैं उसके लिए वैल्यूएशन अलग से करवाना पड़ेगा, बट अगर वो मोटर व्हीकल है तो उसके लिए वैल्यूएशन किससे करवाया जाएगा, मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। और वो जितना वैल्यूएशन देंगे उतना पैसा अगर सामने वाला उसको ओनर दे देता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडीआर में उसको डिपॉजिट करवा के रिसीट दे देता है, देन इट्स फाइन, वी कैन रिलीज दैट प्रॉपर्टी। ओके, देन अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि कैश या गवर्नमेंट या अदर सिक्योरिटी, बुलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल है जिसको लॉकर में रखा जा सकता है, तो उसको लॉकर में रख दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे, ठीक है, और उसकी रिसीट ले ली जाएगी। देन अगर कोई शेयर, डिवेंचर, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है जिसको भी ट्रांसफर करवाना पड़ता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लेगा ऑथराइज ऑफिसर अपने नाम पे। देन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास कोई बैंक अकाउंट है जिसपे कुछ पैसा पड़ा है और वो हमने अगर कॉन्फिस्केट करना है, देन एडमिनिस्ट्रेटर उस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन इशू करेगा कि जो पैसा उस अकाउंट में पड़ा है वो ट्रांसफर कर दिया जाए एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में या ऑथराइज ऑफिसर के अकाउंटेंट में। ठीक है, तो ऑथराइज ऑफिसर कौन होगा, इनकम टैक्सर, जो कि ऑथराइज होगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा इस काम के लिए। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास पावर होगी प्रॉपर्टी को रिसीव करने की और उसको मैनेज करने की ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा उसको डायरेक्शन देगा कि इसको बेच दो, इसको रखो संभाल के, वो सब चीजें वो एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बेसिस पे करेगा। अब वो कैसे करेगा, रूल 7 उसमें प्रिस्क्राइब करता है। रूल 7 प्रिस्क्राइब करता है एडमिनिस्ट्रेटर shall at the time of receiving the confiscated property ensure proper identification। जब भी एडमिनिस्ट्रेटर उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन उसे उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है क्या क्या ये वही प्रॉपर्टी है जिसको कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था। देन रूल 8 बोलता है कि कैसे उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट किया जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट कैसे करना है उसको प्रिस्क्राइब किया। अगर प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केट करी गई है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता उसकी जगह से, देन या फिर उसको रिमूव करना बहुत महंगा पड़ेगा, देन उसका वहीं पे प्रॉपर मेंटेनेंस करा जाएगा जहां पे वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और उसकी कस्टडी एडमिनिस्ट्रेटर ले लेगा। देन अगर प्रॉपर्टी है कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल, तो उसको एक सेफ डिपॉजिट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक के पास। देन एडमिनिस्ट्रेटर को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा विच विल बी इन दी फॉर्म नंबर 1, जिसमें कि सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज विच इज कैश, गवर्नमेंट, अदर सिक्योरिटी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। देन एक और रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जो होगा फॉर्म नंबर 2 में, जिसमें कि कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल्स के अलावा कोई भी अगर भी प्रॉपर्टी है तो उसकी जो डिटेल्स है वो फॉर्म नंबर 2 में रखी जाएगी। देन कोई भी अगर ट्रेजरी और बैंक में कोई डिपॉजिट करवाता है या फिर लोकल रहता है तो उसकी रिसीट एडमिनिस्ट्रेटर को अपने पास रखनी होगी। देन रूल 9 क्या बोलता है कि where the central government directs that the property vested in its section 27 be disposed of, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा एडमिनिस्ट्रेटर को कि आप ये प्रॉपर्टी बेच दो तो एडमिनिस्ट्रेटर उसके लिए अरेंजमेंट करेगा और उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा। ओके, सेक्शन 29 इज अबाउट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, नोटिस देगा राइटिंग में, ऑर्डर करेगा विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू एनी पर्सन हु मे बी इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो जब भी कब एडमिनिस्ट्रेटर को ऑर्डर आएगा कि आपको ये प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना है और आपको मैनेज करना है, देन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उसका नोटिस देगा राइटिंग में, जिसके बाद जो भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का पोजीशन में होगा उसको 7 दिन के अंदर अंदर उसको सरेंडर करना है, डिलीवर करना है टू एडमिनिस्ट्रेटर को। और अगर वो नॉन कंप्लायंस करता है देन उसका फोर्सिबली पोजीशन ले लिया जाएगा और उसके लिए पुलिस ऑफिसर की भी मदद लेनी पड़ेगी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ले सकता है। बट देन हम आते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन एस्टेब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, जिसमें अपील्स वगैरह डिसाइड करी जाएंगी। ठीक है, देन जब तक कि पीपीबीटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बन जाता तब तक के लिए पीएमएलए का अपीलेट ट्रिब्यूनल काम करेगा एज अ पीपीबीटी का ट्रिब्यूनल। ओके, देन कंपोजिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक चेयरपर्सन होगा, एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। ठीक है, जो देन जो जुडिकेशन होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल की वो कौन एक्सरसाइज करेंगे, बेंचेस, जैसे मैं बोला बेंचेस क्रिएट होती हैं। देन बेंचेस में भी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कौन, चेयरपर्सन अपॉइंट करेगा, चेयरपर्सन बेंचेस क्रिएट करेगा अपने हिसाब से। ओके, अगर चेयरपर्सन चाहे तो एक मेंबर को दूसरी बेंच से तीसरी बेंच में ट्रांसफर कर सकता है। देन क्वालिफिकेशन क्या होगी, देखो चेयरपर्सन होने के लिए आप एटलीस्ट सिटिंग या रिटायर्ड जज होने चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज होने चाहिए, या फिर आपने
5 साल की सर्विसेज को कंप्लीट कर दिया होना चाहिए। सो अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन होने के लिए आप सिटिंग या रिटायर्ड जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, और आपने 5 साल की सर्विसेज कंप्लीट कर दी होनी चाहिए। देन आप मेंबर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर आपको मेंबर बनना है जुडिशियल मेंबर बनने के लिए आपके पास इंडियन लीगल सर्विसेज के मेंबर होने चाहिए, एंड आपको पास एटलीस्ट एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट होल्ड करते होने चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनना चाहते हैं देन आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के मेंबर होने चाहिए, और आप कम से कम चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट होल्ड करते होने चाहिए। देन अ सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट नहीं किया सकता जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कंसल्टेशन नहीं लिया जाता। ठीक है, तो मतलब रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट को आप विदाउट कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आप अपॉइंट कर सकते हो एज अ चेयरपर्सन, बट अगर सिटिंग जजेस है तो उसके लिए कंसल्टेशन करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ। देन चेयरपर्सन मेंबर होल्डिंग, किसी ट्रिब्यूनल में अगर कोई चेयरपर्सन या मेंबर कोई पोजीशन होल्ड करते हैं देन उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है, उसके लिए कोई भी आपको क्वालिफिकेशन देखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, सैलरी अलाउंसेस वगैरह, उनको उनकी डिसएडवांटेज में वेरी नहीं किया जाएगा। देन अगर कोई वैकेंसी आती है उसको 3 मंथ के अंदर अंदर फुलफिल कर दिया जाएगा। जो उनका टर्म होगा विच शैल नॉट बी एक्सीडिंग 5 years एंड 65 years विच एवर इज अर्लियर। ओके, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। उन्हें रिमूव किया जा सकता है उन 5 ग्राउंड्स पे, जिस ग्राउंड्स पे एजुकेटिंग अथॉरिटी के मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है, विच इज इंसॉल्वेंसी, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, फिजिकल और मेंटली इनकैपेबल, फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, और अब्यूज दिस पोजीशन। बट अगर लास्ट वाले 2 केस होते हैं, इन 2 केसेस में ऑर्डर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, और उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर के केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वो इंक्वायरी करेंगे, उन्हें चार्जेस बताएंगे कि किस बेसिस पे आपको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी देर तक जब तक कि इस इंक्वायरी का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक के लिए इनको सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के केस में सेंट्रल कुछ इंक्वायरी नहीं करेगा चीफ जस्टिस, इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हु विल बी गोइंग टू पास द order and they will be giving the opportunity of being heard of the matter। ठीक है, देन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल होगा। देखो आप रेजिग्नेशन दे सकते हो 3 महीने का। ठीक है, 3 मंथ का नोटिस पीरियड रहेगा। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड चेयरपर्सन और मेंबर, जो चेयरपर्सन और अदर मेंबर है वो कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस, अंटिल पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड सक्सेसर अपॉइंट एंटर अपॉन हिज ऑफिस और एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो क्या, या तो उसके टर्म एक्सपायर हो जाए, या फिर उसका जो सक्सेसर है वो ऑफिस में आ जाए, या फिर उसके 3 महीने हो जाए। इसमें जो भी पहले होगा तब तक आप ऑफिस छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब कोई चेयरपर्सन अवेलेबल नहीं होगा, उसमें वैकेंसी हो जाती है, वो मर जाता है, रेजिग्नेशन होता है, अदरवाइज हो जाता है, तो उसका सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो एक्ट करेगा एज चेयरपर्सन। कुछ अगर एब्सेंस है इलनेस की वजह से तो सीनियर मोस्ट मेंबर उसके बिहाफ पे वर्क करेगा। चल है वो बाउंड नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड से, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा, अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकता है। सेम पावर है जो कि सिविल कोर्ट को दी गई है, डिस्कवरी, समन, एविडेंस के लिए रिसीव करना, इशूइंग कमीशन, रिव्यूइंग डिसीजन रिगार्डिंग वगैरह, ये सब जो पावर्स जो सिविल कोर्ट को होती हैं वो सब पावर अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी दी गई हैं। ठीक है, तो जो बेंचेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन उस बेंचेस में मेंबर्स को अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर विल। ओके, देन डिसीजन जो भी लिया जाएगा कोर्ट में वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। अगर 2 मेंबर डिफर करते हैं इन ओपिनियन एंड देयर आर इक्वालिटी ऑफ वोट्स, इन दैट केस जिस मैटर पे वो डिफर कर रहे हैं उस मैटर को चेयरपर्सन को बताया जाएगा। चेयरपर्सन उस मैटर या तो खुद सुनेगा या किसी और एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा कि आप भी इस मैटर में सुनिए। देन जो ऑलरेडी 2 लोग थे वहां पे प्लस जो तीसरे बंदे को अपॉइंट किया गया या फिर खुद ने जो मैटर सुना, उन सब में से मिला के वोटिंग कराई जाएगी, और उन सब में जो मेजोरिटी वोट होगा उस वोट को ही डिसीजन लिया जाएगा। तो मेजोरिटी बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। देन 12 अदर कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा, दे कैन नॉट में जो ऑर्डर पास किए थे उससे अग्रीड है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days में डेट ऑफ ऑर्डर से अपील कर सकते हैं टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर any person will be order passed by the authority under section 54A may appeal and T including initiative officer, अगर कोई एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकते हैं टू अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। बट अगर 54A के केस में भी अगर कोई व्यक्ति अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर पास बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी देन वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं विद इन 45 days ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, इवन 45 days के बाद भी एंटरटेन किया जा सकता है अपील, अगर उन्हें लगता है कि भाई सफिशिएंट रीजन था
ड्यू टू डिले इन दी अपील। ओके, देन अपील ट्रिब्यूनल उनको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा सब पार्टीज को, देन ऑर्डर पास कर देगा। ऑर्डर पास करेगा तो अपील ट्रिब्यूनल के पास फॉलोइंग पावर्स हैं। क्या क्या पावर हैं? एक तो वो केस को फाइनली डिसाइड कर सकते हैं एंड एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर देखो अपील ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर्स हैं? अपील ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो फाइनली केस को डिसाइड कर दें जब अगर उनके पास जो एविडेंस जो ऑन रिकॉर्ड है वो सफिशिएंट है। अगर उन्हें एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट नहीं लगते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे एविडेंस जिनको एडमिट कर देना चाहिए था पर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट नहीं करा, तो उनके लिए एडिशनल एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर किसी से इंक्वायरी करनी है, ओके, तो वो किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं या फिर आपको खुद एग्जामिन करना है, ठीक है। या फिर कोई इश्यूज ऐसे लगते हैं जो अपने ट्रिब्यूनल को इसेंशियल है, उन्हें फ्रेम कर सकते हैं और उसके ऊपर डिसीजन दिया जा सकता है। देन पास कर सकते हैं फाइनल ऑर्डर जो कि एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को अफर्म कर सकता है या उससे अलग हो सकता है या फिर उस ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, वट एवर वे मे बी नेसेसरी फॉर कोर्ट ऑफ लॉ। देन ये जो सब होना है ये सब अपील फाइल होने के 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो मतलब 1 साल के पीरियड में ये केस सॉल्व जाना चाहिए। देन रूल 10 बोलता है कि हाउ यू हैव टू फाइल दी अपील। तो अपील फाइल करने के लिए रूल 10 क्या बोलता है? रूल अगर आप अपील फाइल करेंगे तो वो अपील होगी फॉर्म नंबर 3 में, फॉर्म नंबर 3 में फाइल की जाएगी। देन अगर ये अपील है अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 तो उसमें फीस होगी 10,000 रुपीज, जो कि अपील थी अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 26। अगर आप अपील फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1A जो कि थी अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 54A, उस केस में आपका जो फीस रहेगा वो 2,000 रुपीज रहेगा, ठीक है। देन जब आप अपील फाइल करेंगे तो अपील फाइल करते समय एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें आपके सारे ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन लिखे होने चाहिए कि आपको क्यों ऑब्जेक्शन है इस ऑर्डर पे, ठीक है, एंड वो नंबर होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिवली, एंड उसमें बताया होना चाहिए कि किस दिन आपके पास वो ऑर्डर आप पे सर्व हुआ है, ठीक है। जब अपील अगर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज के बाद हुई है, अगर आपने 45 दिन के बाद अपील करी है तो आपको उसमें रीजन देना पड़ेगा कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जिसकी वजह से आप अपील नहीं कर पाए विद इन 45 डेज, और उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे क्यों 45 डेज से आप डिले हो गए, ठीक है। अगर एजुकेटिंग अपील ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर में उसको लगता है कि कोई ऐसी मिस्टेक है विच इज अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, देन उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जब ऑर्डर पास के ऑर्डर पास जिस मंथ में के उस मंथ के एंडिंग डेट से 1 साल के अंदर अंदर अमेंडमेंट करने से पहले जिस व्यक्ति को प्रेजुडिशियली अफेक्ट किया जा रहा है उस अमेंडमेंट की वजह से उससे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। राइट टू रिप्रेजेंटेशन किन किन लोगों के पास है? जैसा कि मैंने बताया, पर्सन रिलेटेड टू और रेगुलरली एम्प्लॉयड एनी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक, लीगल प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम पास करना या फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अक्वायर करी है। अगर आपको अपील ट्रिब्यूनल की डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो जो पार्टी उस डिसीजन से अग्रीव्ड है वो अपील कर सकती है हाई कोर्ट को विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, ठीक है। बट दैट अपील कैन बी ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है। अगर 60 डेज के बाद भी अगर फाइल की जाती है तो भी उसको एंटरटेन किया जा सकता है अगर देयर इज अ रीजन सफिशिएंट रीजन फॉर डिले, ठीक है। अपील जो सुनी जाएगी वो एक क्या होता है कि सबसे पहले जब आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो हाई कोर्ट एक क्वेश्चन डिसाइड करता है कि हमें क्या डिसाइड क्या करना है, हम इस अपील में पाना क्या चाहते हैं, हमारा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। तो दैट वट एवर द क्वेश्चन ऑफ लॉ वी हैव फॉर्मुलेटेड द अपील शैल बी हर्ड ओनली ऑन दैट क्वेश्चन which we have formulated, ठीक है। even which are the respondents they are allowed to argue that this case does not involve that particular question of law only, ठीक है। in that case they can like change the question of law, ठीक है। nothing in this subsection shall be deemed to take away, ठीक है। however कोर्ट के पास पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व है तो वो भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है कि कौन से इश्यूज
हैं जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिटरमाइन नहीं करे, बट डिटरमाइन करे हैं, रॉन्गली डिटरमाइन करें, इन दोनों चीजों पे हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। देन स्पेशल कोर्ट क्यों लाए गए थे? सो दैट द प्रोसेस कैन बी एक्सपीडिएट, ठीक है, इजिली जल्दी टाइम में कर सकें, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसल्टेशन के साथ स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकती है। बहुत छोटे मोटे जो सेशन कोर्ट्स होते हैं उनको स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर दिया जाता है, जो कि स्पेशली इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड ही अपील सुनते हैं, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट क्या होता है? स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है ऐसे ऑफेंसेस की भी। देखो अभी जो ये एजुकेटिंग अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल थे जो कि इस पीवीपीटी एक्ट में बनाए गए थे, वो सिर्फ पीपीपी एक्ट के रिलेटेड जो भी नॉन कंप्लायंसेस थे सिर्फ उनको सुन सकते थे। बट जो स्पेशल कोर्ट्स होंगे वो इन से तो डील कर ही सकते हैं, साथ के साथ कोई अदर, अगर आपने क्राइम भी करा है तो उनका भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी कंप्लेन किसने करी है, या तो अथॉरिटी ने करी है या फिर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने करी है, इन दैट केस दे कैन टेक द कॉग्निजेंस, ओके। देन इस जो केसेस है वो ट्रायल है वो 6 महीने के अंदर अंदर, कंप्लेन फाइल करने के 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाएगा। हमने जो भी प्रोसीडिंग होगी अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट, दैट वहां पे सीपीसी अप्लाई होगा। आप कुछ भी खुद ऑन रेगुलेट नहीं कर सकते प्रोसीजर्स को, देयर हैज टू बी अप्लाइड बाय द सीआरपीसी के प्रोसीजर्स लगेंगे। देन वहां पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है विच इज इन द प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, एंड स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स वो होता है जो कि प्रैक्टिस में है एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स इन एनी कोर्ट, ठीक है। उनको अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है फॉर डिफेंस फॉर द केस, ठीक है। ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन पेनल्टी फॉर, पेनल्टी क्या होती है? अगर कोई फाउंड को गिल्टी फाउंड किया जाता है इन ऑफेंस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड फाइन अप टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। और किस किस पे लग सकता है? बेनिफिशियल ओनर, बेनामीदार और अदर पर्सन जो कि जिसने ये क्राइम में हेल्प किया हो, ठीक है। देन पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई व्यक्ति फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है कि उससे बोला गया कि आप इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कुछ और उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, या कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया, तो उससे पनिशमेंट हो सकती है मिनिमम टर्म्स ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम अप टू 5 ईयर्स, 6 महीने से 5 साल तक की सजा, एंड 10% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी हेल्ड एज अ फाइन, ठीक है। बट इसके लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन लेनी होगी कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी होती है? जो कि हमने पहले पढ़ी थी, कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल वगैरह ये सब, ठीक है। अगर आपको समन किया गया था कि आप यहाँ पे अटेंड करें या फिर आप कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, बट आपने उस समन से कंप्लाई नहीं किया, आपको कोई इनिशिएटिंग ऑफिसर है किसी ने भी समन भेजा था और आपने उस समन से कंप्लाई नहीं किया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई, देन आप पे 54A के अंदर पेनल्टी वगैरह लग सकती है। देन पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा? अथॉरिटी हु हैज इशूड दी समन और कॉल्ड फॉर द इन्फॉर्मेशन, जिस भी अथॉरिटी ने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी या समन दिया था वो आप पे अप्लाई करेगा। पेनल्टी कितनी होगी? 25,000 फॉर ईच सच फेलियर। तो हमने जब बात करी थी कि हम अपील करेंगे तो हमने बोला था 54A के अंदर अगर अपील करेंगे उसका फीस होगा 2,000 रुपीज, तो वो ये वाला था 54A, ठीक है। बट अगर वो सामने वाला बंदा प्रूव कर देता है कि यार कोई गुड और सफिशिएंट रीजन थे जिसकी वजह से मैं वहां पे आ नहीं पाया, या कोई रीजन था जिसकी वजह से मैं आपको डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दे पाया, देन इन दैट केस ये पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। 54, ओके। देन वो बोलता है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा अनलेस आपने कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन ले रखी हो। कंपिटेंट अथॉरिटी हमने बोला था कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर होंगे। मिसलेनियस क्या है? रिपील और प्रोविजन। देखो जैसे ही ये एक्ट आ जाएगा तो इसकी वजह से जो सेक्शन थे, सेक्शन 81, 82, 94 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट and section 66 of the CRPC 1908 and 281 of income tax act 1961, तो ये सारे एक्ट के सेक्शन रिपील हो गए हैं। 281 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता था? ये बताता था कि अगर आप बेनामी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते तो आप पे क्या पेनल्टी लगी इनकी। जब सेपरेटली एक एक्ट आ गया है तो फिर ये 281 का एक का कुछ रिलेवेंस नहीं बचता था, तो इसको हटा दिया गया। देन 81, 82, 94 इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऐसे सेक्शन थे जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट के नाम पे जो ये प्रॉपर्टीज की ट्रांजेक्शन होती थी, जो कि हमने अभी बेनामी ट्रांजेक्शन होल्ड करी है, ऐसी ट्रांजेक्शन को भी लीगल और वैलिड डिक्लेयर करता था। तो अगर हम इनको बेनामी ट्रांजेक्शन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो लीगल और वैलिड नहीं हो सकते, दो एक्ट एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए इन एक्ट के इन सेक्शंस को हटा दिया गया है, ठीक है। अगर अब और आगे पढ़ते हैं, सेक्शन 57 क्या बोलता है कि अगर आपने सेक्शन 24 में नोटिस इशू कर दिया है, सेक्शन 24 में कौन सा शो कॉज नोटिस इशू होता था, इशू किया गया नोटिस और आपने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया और बाद में पता लगा कि यह तो बेनामी प्रॉपर्टी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है। डजंट मैटर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है, वो ट्रांसफर नल एंड वॉइड माना जाएगा।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है डायरेक्शन इशू करने का। ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। ऑफेंस कंपनीज में बोला था कि अगर कोई डायरेक्टर, अगर कंपनी ऑफेंस करती है तो उसमें जो कंपनी के चार्ज में है या उसके अगर डीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको हम उसमें गिल्टी मानेंगे। बट अगर वो प्रूव कर देता है कि उसने नेग्लिजेंस नहीं करी थी या फिर उसने हर चीज करी थी जो वो कर सकता था, देन उसको हम पनिश नहीं करेंगे। बट इनकेस अगर कोई पर्सन क्लियरली पता लगता है कि उसकी नेग्लिजेंस या उसके कोवेरेंस या फिर उसके कन्वीनियंस के साथ हुआ है वो काम, तो उसको हम गिल्टी मानेंगे। तो ये वाला सेक्शन था कंपनी से रिलेटेड। एंड देन ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। ओके, तो सेक्शन 65 बोलता है कि अगर कोई भी केसेस पेंडिंग थी जो इस एक्ट से पहले हाई कोर्ट में पेंडिंग थे तो वो ट्रांसफर नहीं होंगे। बट हाई कोर्ट के अलावा कोई भी केस में अगर बेनामी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग थे तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे एजुकेटिंग अथॉरिटी अपील ट्रिब्यूनल, जो कि इस एक्ट में हमने बनाए हैं। ओके, देन अगर कोई पर्सन जब उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही थी इस एक्ट के अंदर वो मर जाता है तो उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लिए गए हैं उसको कंटिन्यू कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इवन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट दी एनी डाइड पर्सन। देन अगर कोई एक्शन किसी मरे हुए व्यक्ति के अगेंस्ट लिया जा सकता था तो वो एक्शन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी लिया जा सकता है और वो अपील करने के लिए भी एलिजिबल होगा। तो एक तरह से लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन द शू ऑफ द died person and you can apply the act accordingly. Power to make rules दिए गए हैं which is the rules जो बनाए जा सकते हैं एंड जब भी रूल बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के सामने रखना होता है तभी वो रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये सब फालतू के सेक्शन हैं, ये करने के लिए नहीं है। सो गाइस ये हमने कंप्लीट कर लिया बेनामी ट्रांजेक्शन एंड नेक्स्ट वी विल ट्राई टू डू सम। तो अगर कोई भी क्वेरी होती है किसी भी पॉइंट पे तो यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू गाइस।